नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज कीजिए बिना कुछ भी शुल्क पे किए। मतलब आप मॉनेटरी शुल्क तो नहीं पे करेंगे, पर हाँ, अगर आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड या फैमिली में हमारे सेशंस को शेयर कर सकते हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। धन्यवाद। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एन्युटी, जो कि हमारे 14th चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। मतलब मूलतः चैप्टर को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसको हमने डिटेल में पिछले कुछ सेशंस में देखा है। कितने, लगभग 4-5 सेशन लिए अपन ने। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, एक्सरसाइज को सॉल्व किया, सिंपल इंटरेस्ट का भी यूज देखा, और फिर आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एन्युटी। ठीक है, इसको अपन समझेंगे, देखेंगे क्या होता है, कुछ नया वर्ड आपके जीवन में आया है गणित में, अप्लाइड मैथ्स में, तो उसको अपन पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, अब बात कुछ ऐसी भैया कि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पर्संस बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट और पे देयर इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, और रीपे देयर होम लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जी हां, आजकल जो एक नई व्यवस्था बनी है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा चलन में आया है, इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग बहुत बार सामान्य भाषा में ईएमआई भी कहते हैं, राइट। अब ये जो सिस्टम है, इसमें होता क्या है, इसमें आपको जब किसी व्यक्ति को कोई बड़ा अमाउंट पे करना है, परंतु आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके हिसाब से अभी एक बार में इतना बड़ा अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे, तो उस केस में सामने वाला व्यक्ति आपको सुविधा देता है कि आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या फिर आप कह सकते हो सेमी एनुअली एक फिक्स अमाउंट देते जाते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जिसमें कि वो बड़ा अमाउंट आराम से रीपे हो जाता है बिना किसी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन के। ठीक है, ये सिस्टम आप कहां कहां देखते हो भैया जीवन में आजकल। तो भले जब किसी को मोबाइल लेना हो तब भी ईएमआई दे सकते हो, किसी को अगर होम लोन लेना हो, घर लेना हो बड़ा, तो 10,000 से लेकर 10 लाख या फिर 50 लाख या उससे भी ज्यादा बड़े अमाउंट तक इजीली चीजें इंस्टॉलमेंट में पे हो जाती है। अब दीज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एन्युटी। तो अपन ये जो सिस्टम है इंस्टॉलमेंट्स का, या फिर आप यूं कह सकते हो कि स्मॉल स्मॉल पीसेस में पूरा बड़ा काम करने का, इन फाइनेंशियल टर्म्स इज कॉल्ड एन्युटी। तो अपन यहां पे आज इस एन्युटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, द वर्ड एन्युटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनुअल विच मीन्स ईयरली, but nowadays it is used in broader way, that is monthly, quarterly, half yearly, yearly। आम तौर पे पुराने जमाने में जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो साल में एक बार पेमेंट करनी होती थी। मतलब मान लो अगर आपको 10 लाख रुपए 10 साल में पे करने हैं तो हर साल 1-1 लाख रुपए पे कर दीजिए। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ी, लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो इसकी इंट्रोडक्शन ईयरली के साथ साथ हाफ ईयरली वाले मोड में भी हो गई, क्वार्टरली वाले मोड में भी हो गई, मंथली वाले मोड में भी हो गई। अब जैसे जो आपका बैंक में अगर आपने कोई भी आपने पैसा रखा हुआ है, कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट है आपका, तो उसका इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता है। ठीक है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी ईएमआई आपको मंथली पे करनी पड़ती है। अब द अमाउंट्स ऑफ दीज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स are determined with calculations based on compound interest। अब देखो, कोई व्यक्ति अपना 10 लाख का पूरा पेमेंट आपको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की सुविधा दे रहा है, तो वो बदले में आपसे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 10 लाख रुपए जो आपको एक बार में देने थे, अगर आप छोटे छोटे पीसेस में दोगे, मतलब बेसिकली मान लो 10,000 की इंस्टॉलमेंट्स में दोगे, तो वो आपको एग्जैक्टली 10 लाख रुपए ही पे करने को बोलेगा। भाई अगर आपको वो ये कष्ट सहने से बचा रहा है कि एक बार में पूरी पेमेंट करो और छोटे छोटे हिस्सों में कर लो, तो बदले में उसका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना भाई। न्याय तो यही कहता है। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होता है कि मान लो अगर उसे 10 लाख मिलने चाहिए थे, तो ईएमआई के माध्यम से जब वो पेमेंट लेता है तो उसे थोड़ा ज्यादा पेमेंट दिया जाता है कि आपने हमें सुविधा दी तो हम आपको बदले में एक्स्ट्रा पैसे थोड़े से दे रहे हैं। ठीक है,
और उनका कैलकुलेशंस कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। तो अपन इस सेशन में यही एन्युटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आप देखोगे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, या फिर जो भी कैलकुलेशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आ सकती हैं, उसके हिसाब से फिर अपन विचार विमर्श करेंगे। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन्युटी इज गिवन बिलो। चले, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिहाज से अपन ने देखा पिछले स्लाइड में। अब उसकी फॉर्मल या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल डेफिनेशन जो है उस पर अपन जरा प्रकाश डालेंगे। तो एन्युटी, एन एन्युटी इज अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब इट्स अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ मेकिंग इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी ने 10 लाख का लोन लिया है और कैलकुलेशन के हिसाब से उसे हर महीने 10,000 रुपए देने हैं एक फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, तो मान लो व्यक्ति ने उसमें बोला कि भैया 10 साल लगेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो आपने 2-3 साल 10-10 हजार रुपए दिए, फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गई, तो आपने कहा कि मैं 10 के 15,000 दे सकता हूं, तो भैया मेरी ईएमआई बढ़ा दी जाए। तो जब आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, जब आपका जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है, इक्वल पेमेंट जो है वो आप बढ़ा रहे हो, तो फिर आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। प्रोबेबली जो आपका चलना चाहिए था पीरियड 10 साल, वो प्रोबेबली 7 साल पे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेमेंट सारे इस पे चलेगी, नहीं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। या ये नहीं कि एक महीना कुछ दे दिया, अगले महीने कुछ कम दे दिया, फिर ज्यादा फिर कम, ऐसे नहीं। एक फिक्स पेमेंट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम प्रोबेबली। ठीक है, और सीक्वेंशियल मैनर मतलब एक के बाद एक के बाद। चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू एन्युटी। तो जब भी एन्युटी के कोई क्वेश्चन आएंगे या कोई कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जिनको अपन यहाँ पे एक बार देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलो पीरियोडिक पेमेंट एक वर्ड आएगा जो कि आप बहुत बार यूज करेंगे, तो इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। द साइज ऑफ ईच पेमेंट, द साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन एन्युटी इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, तो हर एक पेमेंट का जो साइज होगा उसे आप एन्युटी के, उसे आप क्या कहोगे, पीरियोडिक पेमेंट कहोगे। यहां पे देखो, सपोज अ पेमेंट ऑफ ₹2875 इज मेड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, देन 2875 इज पीरियोडिक पेमेंट ऑफ एन एन्युटी। हाँ, जो आप सोच रहे हैं ये वही है। इसको अपन अगर सामान्य भाषा में कहें तो मंथली इंस्टॉलमेंट, अगर आप मंथ ईएमआई बेसिस पे या हर मंथ के बेसिस पे आप अगर पे कर रहे हैं, तो ईएमआई तो हो गया अपना नॉर्मल यूजेज का टर्म। टेक्निकली अप्लाइड मैथ्स में से क्या कहेंगे हम, पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई लोन ले रखा है, मान ले 5 या 6-7 लाख रुपए का लोन है, उसकी हर महीने किस्त आती है 16,000 रुपए के आसपास। एक्चुअल वो बता रहा हूँ, रियल केस बता रहा हूँ। तो वो जो हर महीने 16,000 का पेमेंट जो मुझे करना होता है, वो हो जाता है मेरा पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया पहली डेफिनेशन। अब उसके बाद देखो पेमेंट पीरियड, the time gap between two successive payment dates of an annuity is called the payment period. The payment period for ₹2875 in the previous example is 1 month. ठीक है, तो आप कितने दिन बाद, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एन्युटी में या फिर हर इस तरीके के सेटअप में हर मंथ पेमेंट की जाती है। कहीं कहीं पे अगर मान लो ऐसा सिस्टम होगा कि हर 2 महीने में पेमेंट की जाएगी, तो आपका पेमेंट पीरियड 2 मंथ हो जाएगा। कहीं पे अगर मान लो आपके फ्रेंड ने आपसे बोला है कि मैं आपको हर हफ्ते दूंगा 100 रुपए, मान लो अगर उसने 500 रुपए को उधार लिया है आपसे और हर हफ्ते कह रहा है 100 रुपए दूंगा, तो वो जो 7 डेज है वो पेमेंट पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से जिस भी इंटरवल के बाद आप रीपे करने वाले हैं सेम अमाउंट को, उसे आप पेमेंट पीरियड कहते हैं। टर्म, द टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड to the end of the last payment period is called the term of an annuity। मतलब कितने समय तक, कितने सालों तक, अगर सालों की बात चल रही है मतलब इतना लंबा है कि आप ईयर्स का वर्ड यूज करेंगे टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए। मान लीजिए आपने मंथ्स में किया है कि भैया 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकाना है, छोटा लोन है। ठीक है, तो फिर आप मंथ्स के हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो टर्म इज द वर्ड यूज फॉर द एंटायर साइकिल, जब तक ये पूरा एन्युटी चलेगा। एग्जाम्पल देखो यहां पे, सपोज अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 इज मेड टुवर्ड्स द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ऑन 28th नवंबर एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम अक्सर एनुअल बेसिस पे होता है। जैसे मैंने अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम आता है वो हर महीने नवंबर के महीने में आता है। ठीक है, हर साल, सॉरी। तो एवरी ईयर फ्रॉम 1998 टू 2015, देन इट इज एन एन्युटी ऑफ टर्म 18 ईयर्स।
ठीक है। तो अगर आप कोई पूरा जो प्रोसेस है या पूरी जो एन्युटी चला रहे हैं वो कितने साल तक चल रही है, 18 सालों तक चल रही है, तो उसका टर्म कहलाएगा 18 ईयर्स। ये सब वर्ड सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सवाल में बहुत बार ऐसे ही आपको कॉम्प्लिकेशन दे दिए जाएंगे कि आपको सारी वैल्यू दे दी, बता दो टर्म कितना है। अब अगर आपको टर्म वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, एन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड and the compound interest earned on these payments at the end of the term. So amount और future value का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए मान लीजिए आपने, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि भैया 7 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है। अब आपकी हर महीने की जो ईएमआई है वो है, मान लो मोटा माटी एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, लाइक बिल्कुल रियल लाइफ केस, तो वो है 16,500 रुपए की हर महीने, ठीक है। और ये मुझे कितने साल तक देनी है, तो मेरा जो टर्म है वो है 5 इयर्स, ठीक है। अब मुझे अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं 16,500 को पहले अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे जीरो हटा के सीधे मल्टीप्लाई करके लिखूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, एक बार करके देखो तो सर 165 इंटू 12 किया मैंने, 5 2 10, 1 कैरी, 6 12, 113, 2 1 2 3, ठीक है। और यहां पे 165 आ गया, तो ये देखोगे 0 5 और 3 8, 6 और 3 9, 1 198 और 2 0, मतलब मोटा माटी में एक साल में 2 लाख रुपए पे कर रहा हूं, ठीक है। और इसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं 5 साल में 10 लाख रुपए पे करूंगा। अब सवाल यह है कि जब मैंने लिए 7 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख रुपए क्यों पे कर रहा हूं भैया, सर किसी ने आपको अपने पैसे दिए हैं, वो 7 लाख रुपए बैंक के थे, उन्होंने आपको दिए हैं, तो उस केस में तो भैया ये आप बदले में कुछ एक्स्ट्रा दोगे ना अपन को, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो ठीक वैसे ही 7 लाख के 10 लाख रुपए दिए हमने, पहली चीज, ठीक है। ये जो 10 लाख रुपए है ये हमारी हो गई अमाउंट या फिर फ्यूचर वैल्यू। जो 7 लाख रुपए है वो हमारा हो गया जो एक्चुअल अमाउंट है जिसपे हमने लोन लिया है, ठीक है। 16,500 रुपए क्या हो गया हमारा, 16,500 रुपए हो गया हमारा जो हमने वर्ड यूज किया था, व्हाट वाज द वर्ड, द वर्ड वाज पीरियोडिक पेमेंट। तो मेरा पीरियोडिक पेमेंट कितना है, मेरा पीरियोडिक पेमेंट है 16,500 रुपए, ठीक है। टर्म है मेरा 5 इयर्स। कोई अगर मुझसे पूछे पेमेंट पीरियड कितना है तो मुझे ये 16,500 रुपए हर महीने चुकाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरा पेमेंट पीरियड जो है वो है भैया 1 मंथ, ठीक है। हर महीने की शायद 10 तारीख को जब भी ये पैसा कटता है तो मेरा पेमेंट पीरियड कितना है, हर महीने में 10 तारीख को देना पड़ता है, तो हर 1 महीने बाद मुझे वापस पैसे देने पड़ते हैं। अब जरा इसके बाद अपन जो देख रहे थे मैंने आपको बता दिया अमाउंट क्या हो गया मेरा, तो अमाउंट आ गया 10 लाख रुपए। अमाउंट लिख लो या फ्यूचर वैल्यू लिख लो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अमाउंट ज्यादा कैसे है, 7 लाख से 10 लाख क्यों दे रहे हैं भैया, क्योंकि भैया ऑब्वियस सी बात है बैंक अगर मुझे अपना पैसा दे रहा है कि मैं उससे कोई चीज कर पाऊं तो बदले में बैंक को कुछ तो मुनाफा होना चाहिए, तो भैया न्याय वाली बात हो जाएगी, है कि नहीं। अब यहां पे देखो प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज पेमेंट्स, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पे सीखना पड़ेगा कि आज के समय में क्या वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं किसी को बोलूं कि भैया 7 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं और मैं आपको बदले में 8 लाख रुपए दूंगा 5 साल बाद, ठीक है। अब क्या वह व्यक्ति के लिए वो सौदा फायदे का है, रीजन बीइंग कि 5 साल बाद जब मैं उसको 8 लाख रुपए दूंगा, ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसमें इन्फ्लेशन भी लगेगा, तो 5 साल बाद जो 8 लाख रुपए उसको मिलेंगे, हो सकता है 5 साल बाद उन 8 लाख रुपए की वैल्यू उतनी हो ही ना। भाई जो 7 लाख में आज मेरे पास एक कार आ सकती है, हो सकता है तब 8 लाख रुपए में कार का आधा हिस्सा आए, मतलब आधी कार आए, पूरी तो आ ही ना पाए, क्योंकि भैया इन्फ्लेशन का तो कोई भरोसा ही नहीं, चीजें के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इसलिए आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि जो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से आपका वो सौदा फायदे का है या फिर नहीं है, ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहां देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, द टर्म नेट प्रेजेंट वैल्यू इज यूजुअली यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टू एनालाइज द रिटर्न्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको तुरंत फायदा नहीं होता,
ये आपको भी पता है ना। अपन जब पैसा लगाते हैं कुछ दिन लगता है वो बिजनेस को फलने फूलने में, उसके बाद ही वो आपको मुनाफा कमा के देना शुरू करता है। मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ एक कोई है, एक पम्मी करके लड़का है, ठीक है, उसने ले ली एक टैक्सी, ठीक है, उसका बचपन सपना है कि उसको एक टैक्सी लेनी है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जिस दिन से उसने टैक्सी ले ली उस दिन से उसके यहाँ बिल्कुल बढ़िया कमाई होने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। शुरुआत में उसको थोड़ा सा अपना धंधा जमाने में समय लगेगा, उसके कस्टमर बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, हो सकता है उसके भैया टैक्सी फिर रोज भोपाल से खंडवा जाए। तो उस केस में क्या होगा, तो जब वो गाड़ी रोज जाएगी, तो बढ़िया देखो अभी मुस्कुरा रहे हो बैठ के यहाँ पे, तो जब वो गाड़ी रोज जाएगी तो उसके बाद जब उसके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे अच्छे से, जब नाती रिश्तेदारी हो जाएगी, तो फिर उसको वो वहां से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अब जब भविष्य में पैसा मिलेगा, लेकिन आपको फैसला तो आज लेना है भैया कि हम ये बिजनेस करें कि नहीं करें। तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, उस केस में फिर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी गणना के हिसाब से मुझे 2 साल बाद, मतलब जो टैक्सी का बिजनेस खोला अपने पम्मी भैया ने, उसके 2 साल बाद उसे हर महीने 20,000 रुपए कमाने को मिलेंगे। तो पम्मी भैया को सोचना है कि जो मैं आज नौकरी कर रहा हूं 15,000 रुपए की, वो छोड़ू कि नहीं छोड़ू, है कि नहीं। वो फैसला लेंगे, लेकिन किस बेसिस पे कि वो जो 20,000 रुपए कमा के देगी उनकी गाड़ी, उसकी आज वैल्यू कितनी है। वो चीज अगर आप निकालोगे फिर आप एवेलुएट करोगे कि जो मैं अभी चीज कर रहा हूं उससे होने वाला जो मेरा मुनाफा है वो किसी और एक्टिविटी के करने पे 2 साल बाद होने वाले मुनाफे से कंपैरिजन में कितना है, ठीक है। ये बातें आपको सोचनी पड़ती है हमेशा, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड द टर्म नेट प्रेजेंट वैल्यू, लेट अस अंडरस्टैंड सम टर्म्स रिलेटेड टू, चलिए इसको भी जरा डिटेल में अपन देखेंगे, ठीक है। आपको एग्जांपल समझ में आया नेट प्रेजेंट वैल्यू का। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इकोनॉमिक्स में बिजनेस में बहुत यूज होती है टर्म। कैश इनफ्लो का क्या मतलब होता है, कैश इनफ्लो इज द मनी कमिंग इनटू द बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो जो एग्जांपल अपन ने लिया पम्मी भैया का, उनके लिए कैश इनफ्लो कहां से होगा सर, जब वो कस्टमर्स को बैठा के दूसरी जगह छोड़ेंगे तो वो जो पेमेंट देंगे उससे होगा कैश इनफ्लो, राइट है कि नहीं जी सर। अब कैश आउटफ्लो की बात कर लेते हैं। आउटफ्लो मतलब बाहर पैसा कहां जाएगा उनका, तो कैश आउटफ्लो इज द मनी लीविंग द बिजनेस such as staff salary, rent bills and other expenditure etc. अब अगर मान लो पम्मी भैया ने टैक्सी ले ली, टैक्सी पानी पे तो चलेगी नहीं, उसमें क्या डलेगा, पेट्रोल डलेगा, ठीक है। तो भैया वो पेट्रोल जब आप डलवाओगे तो बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपने एक हाथ से अपनी कस्टमर से पैसा लिया, मान लो आपने 500 रुपए कमाए, उसमें से आपने 300 का डीजल डलवा लिया, तो ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पम्मी भैया शादी भी करेंगे, बाल बच्चे भी होंगे, तो उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी एक कैश आउटफ्लो हो गया। उसके बाद अगर वो गाड़ी जहां पे खड़ी है उनकी, ठीक है, मान लो वहां का कुछ पार्किंग चार्ज है तो, और उन्हें सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी वहां खड़ी करी है, क्योंकि हो सकता है उनका घर दूर हो और शहर में अगर गाड़ी कहीं खड़ी कर रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से कि यहाँ पे ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो सुबह सुबह आके मैं यहीं से गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा घर से आने जाने का पैसा बचेगा, तो उसके लिए उनको रेंट देना पड़ेगा। उसके बाद गाड़ी अगर चल रही है, कहीं अगर बाहर जाएगी शहर से, टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर गाड़ी में कुछ 19-20 हो गया, रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, गाड़ी की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, सर्विसिंग करानी पड़ेगी, तो उसमें भी पैसा जाएगा। तो ये जो सारे मैंने एग्जांपल दिए इनसे क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। इनफ्लो कहां से होगा, जब वो सेल्स करेंगे, अर्थात वो जब कस्टमर को बैठा बैठा के छोड़ेंगे तब उनका कैश इनफ्लो होगा, ठीक है सर। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो हो सकता है अपने किसी साथी ड्राइवर को ये 1000 रुपए उधार दे दें और बोले कि भैया जब तू वापस करेगा तो 1100 रुपए देना, तो उसमें 100 रुपए जो एक्स्ट्रा आए वो क्या होगा, वो आपका इनफ्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पैसा आता और जाता है, जिसके बेसिस पे आप पूरा इवैल्यूएशन करते हो। डिस्काउंट रेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसी की सहायता से आप सब चीजों का नेट वैल्यू निकालते हैं। डिस्काउंट रेट इज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मतलब अब जैसा कि जो अपन एग्जांपल ले रहे थे कार का, टैक्सी का, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा कार खरीदने के लिए, किसी की चोरी करके तो नहीं चलाओगे, है कि नहीं। तो जब आप कार खरीद के आप लोगे तब आप एवैल्यूएशन करोगे कि अगर मैंने इस कार के बिजनेस में 5 से 7 लाख रुपए लगाए तो मुझे बदले में कितना मुनाफा होगा। तो वो परसेंटेज में जब कैलकुलेट करते हो उसे आप कहते हो डिस्काउंट रेट, ठीक है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज एंड सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट डिस्काउंट रेट, ठीक है। यहां समझना,
जो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो देखिए, जो आपके पैसे के आने के सोर्सेस है, ठीक है, और जो आपके पैसे के जाने के सोर्सेस है, आने के और जाने के दोनों है ना, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब अब जो भी ज्यादा हो, ये तो हम कह नहीं सकते हमेशा कि आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो कम होगा, ऐसा कोई गोल्डन रूल तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि इनफ्लो ज्यादा होगा, आउटफ्लो अपना होगा कम, कभी कभी ऐसा होगा कि आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो होगा कम। मान लो अगर आपकी गाड़ी का कुछ भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में ज्यादा अच्छा खर्चा लग जाएगा गाड़ी पे, तो आपका आउटफ्लो बढ़ जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा कम। तो डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का गैप, लेकिन वो वैल्यू नहीं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बल्कि प्रेजेंट वैल्यू, कि आज के भाई आपको इन्वेस्टमेंट तो आज करनी है ना, बात समझ रहे हो गाड़ी की? अगर गाड़ी अपन को लेनी है तो आज खरीदनी पड़ेगी ना, कमाई भली उसकी 6 महीने बाद चालू होगी, फॉर वॉट एवर रीजन की इनिशियली आपको नहीं होगा इतना मुनाफा, जो कि आपके अभी कॉन्टैक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको किसी चीज की अगर फ्यूचर में आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कमाई की, तो पहले उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि डिस्काउंट रेट पे निकलती है, जिसको अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू के डिफरेंस को आप कहते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो एन्युटी कितने टाइप की होती है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं ना। एन्युटीज कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, सॉरी मैं 7 पढ़ रहा था, सेवरल वेज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट टर्म। Annuity certain, an annuity certain is an annuity whose terms begin and ends at certain fixed date, ठीक है। For example, purchase of different products on installments, recurring deposit in a bank or a post office are the examples of annuity certain। जैसे अगर मैंने जो लोन लिया है, जो जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको 7 लाख रुपए का, उसकी किस तारीख को किस्त कटेगी ये फिक्स है, कब वो लोन स्टार्ट हुआ ये फिक्स है, कब वो लोन खत्म होगा ये भी फिक्स है, तो हर महीने कितना पैसा जाएगा वो भी फिक्स है, सारी चीजें उसमें फिक्स है, सब कुछ सर्टेन है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला जब तक मैं एज अ पर्सन खुद से कोई आलतू फालतू हरकत ना कर दूं। सर मतलब जैसे मान लो मैंने किस्त नहीं दी एक, ठीक है, तो उस केस में फिर मेरी एन्युटी बढ़ जाएगी आगे, ठीक है, उसमें फिर पेनाल्टी भी लगेगी, फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उस केस में एन्युटी हिल जाएगी। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में अगर कोई एन्युटी में सारी चीजें फिक्स हैं तो उसे आप एन्युटी सर्टेन कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। देन कंटिंजेंट एन्युटी, अब इसमें क्या होता है भैया, अ कंटिंजेंट एन्युटी इज एन एन्युटी हुज पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, the date which cannot be accurately told in advance. For example, purchase of an insurance policy for the marriage of his or her daughter। तो भैया जब आप मान लीजिए मैं हूं, अब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल पे करता हूं, लेकिन मुझे हर साल पता नहीं होता है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। कुछ साल ऐसे भी बीतेंगे जब मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। किसी साल हो सकता है, क्योंकि भैया मानव शरीर है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहेगा, तो मेरी तबीयत अगर खराब हो जाएगी तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस का भरपूर फायदा उठाऊंगा, मतलब दे बिल पे बिल दे, चाहे उसका कहते उसके हॉस्पिटल विजिट पे विजिट, उसके बाद फिर अपन पूरा इंश्योरेंस का पैसा वापस ले रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो जब आप ऐसी कोई चीज करते हैं जिसमें आप किसी भविष्य में होने वाले अनसर्टेन इवेंट को कवर करने के लिए एन्युटी करते हैं, तो उसे आप कहते हैं कंटिंजेंट एन्युटी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपनी बेटी के विवाह के लिए या पुत्र के विवाह के लिए, उसमें क्या होगा कि भैया अब जब जिस दिन या जब आपके पुत्र या पुत्री विवाह करने का निश्चय करेंगे, जिस भी तारीख पे, आप उसके आसपास उस एन्युटी को खत्म करेंगे कि भैया अब मुझे मेरा पैसा दे दो, अब मैं उससे अपने पुत्र या पुत्री की शादी करूंगा। इज दिस क्लियर? तो ये हो जाता है जब आप किसी भविष्य में होने वाले इवेंट को ध्यान में रखते हुए, इवेंट का होना श्योर नहीं है, मतलब हो सकता है पुत्र या पुत्री को बाद में शादी ना करनी हो, पर आपने अपने मन में या आपने अपने माइंड में ये विचार बना के रखा है कि अगर ये इवेंट होता है तो मुझे फाइनेंशियल चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी से उसके लिए चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दूं।
परपेचुअल एन्युटी या फिर परपेटी जो भी इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो अ परपेचुअल एन्युटी इज एन एन्युटी हुज पेमेंट बिगिंस एट अ फिक्स्ड डेट बट कंटिन्यू फॉर एवर। इन कॉलेज एंडोमेंट फंड्स द इंटरेस्ट अर्न इज यूज फॉर स्कॉलरशिप्स। देखो अब इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आपने मान लीजिए जॉब करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप पैसा सेव कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने एक परपेचुइटी ओपन कर ली। इसमें आपने क्या किया कि आप पैसा उसमें जमा करते जाओगे और ऑन अ गिवन डेट जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप वो पैसा निकाल लोगे, ठीक है। तो वो फिक्स डेट पे शुरू तो हो गई, मान लो आपकी नौकरी लगी, आपने पहले महीने से शुरू कर दिया, लेकिन वो एंड कब होगी, वो कंटिन्यू होती रहेगी फॉर एवर, जब तक कि आपको उसकी कोई बहुत ज्यादा नीड ना पड़ जाए, ठीक है। या मान लीजिए आपने अब उसको पूरा कर लिया, अब आप बुढ़ापे में आ गए, आपकी अर्निंग्स खत्म हो गई, तो आपने वह अपने पुत्र या पुत्री को आगे फॉरवर्ड कर दिया कि इसके बाद तुम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहना, फिर जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक लमसम अमाउंट तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, एक अच्छी सुविधा आपके पास हो जाएगी। क्लियर है ये मामला? जी सर, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, रेगुलर एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी, ये अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अ रेगुलर एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल रिमेंट ऑफ होम लोन इज अ रेगुलर एन्युटी। अब देखो जैसे मान लीजिए आपने होम लोन लिया, अब आपने होम लोन लिया या आपने कार लोन लिया मान लीजिए 10 तारीख को, ठीक है। तो आपको 10 तारीख को होम लोन या कार लोन लेते ही पेमेंट नहीं करना है, आपकी जो पहली किस्त बनेगी वो अगले महीने से बनेगी। हालांकि वो जो लोन आपने लिया है उसकी सुविधा लेना आप शुरू कर चुके हैं। जैसे हमने जब कार ली एग्जांपल के तौर पे, जो 7 लाख का लोन मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट्स अ कार लोन, ठीक है। तो हमने कार ले ली थी हमारी मान लो अक्टूबर के महीने में, ठीक है। परंतु किंतु अक्टूबर के महीने से लेकर नवंबर महीने की 10 तारीख तक कार हमारे पास थी, हमने चलाई भी, बढ़िया उसको एंजॉय भी किया, लेकिन जो पेमेंट पहला गया वो गया 10 नवंबर को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास चीज आ गई, हमने एन्युटी शुरू कर दी, उसका एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, पर पेमेंट जो हमारा शुरू हुआ वो ईच पेमेंट पीरियड के खत्म होने के बाद, भाई एक महीना खत्म हो गया उसके बाद आई ना पहली पेमेंट, तो इस तरीके की बात चलती है। इसलिए होम लोन में भी ऐसा होता है, मान लो अपन ने होम लोन ले लिया, मान लो 15 लाख का ले लिया, ठीक है। अब होम लोन आपका सैंक्शन हो गया सितंबर के महीने में फॉर एग्जांपल, ठीक है। सितंबर में आपका होम लोन सैंक्शन हो गया, आपने घर भी ले लिया, आपको घर की चाबी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो आपकी पहली किस्त जाएगी वो कब जाएगी, अक्टूबर में जाएगी, मान लो 10 तारीख को या 5 तारीख को। तो ये चीज होती है ना। लोन मिला सितंबर में, फायदा उठाना आपने लोन का शुरू कर दिया सितंबर के महीने में, पर आपकी जो पहली पेमेंट जा रही है वो कब जा रही है, अक्टूबर में, मान लो 5 तारीख को जा रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एन्युटी ड्यू, an annuity due is an annuity in which payments are made at the beginning of every payment period, ठीक है। अब देखो रेगुलर एन्युटी में आपका पेमेंट पीरियड होने के बाद आप पेमेंट करते हो, ठीक है, लेकिन ड्यू एन्युटी ड्यू वाले में आप पेमेंट पीरियड शुरू होने से पहले पेमेंट करते हो। एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो आपका ईयर शुरू होने से पहले होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया नवंबर के महीने में, जो भी अमाउंट मैंने पे किया XYZ, वो अमाउंट मैंने पे किया नवंबर में, पर वो है किसके लिए, वो है अगले साल के लिए, ठीक है। अभी मेरे पिताजी ने हेल्थ इंश्योरेंस की चर्चा चल रही है घर में, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसकी बात अभी चल रही है, पर उसका जो कवरेज है, उसका जो बेनिफिट है वो शुरू कब से होगा, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। फिर जब मैं अगले साल लूंगा तो वापस मुझे जनवरी के महीने में अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जिसको मैं फिर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये क्लियर हो गई बात? जी सर। चलिए अब आगे देखिए, और हमारे पास क्या एग्जांपल्स है, और हमारे पास क्या है, डिफर्ड एन्युटी। अब डिफर्ड एन्युटी में क्या होता है, अ डिफर्ड एन्युटी इज एन एन्युटी इन विच फर्स्ट पेमेंट इज पोस्टपोन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इक्विवेलेंट ऑफ अ certain number of payment period. A business loan is an example of deferred annuity. When a person starts a new business, bank allows the businessman to repay the loan after a certain time. This is called a deferred period. चलिए अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति ने क्या शुरू किया है, a person starts a new business, ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने, मान लो पम्मी भैया ने अपनी टैक्सी ले ली, ठीक है। अब बैंक वाले आके खड़े हो गए, भैया
वो ले लो, वो दो, ईएमआई दो। मम्मी भैया क्या बोलेंगे, ये लो किडनी निकाल लो। क्यों? अरे भैया अभी टैक्सी दी है, 1 महीने चलाई है, गिन के 10 ग्राहक आए हैं, मेरा डीजल का खर्चा मुश्किल से निकला है, तुम्हें कहां से दे दूंगा मैं ईएमआई? तो बैंक वाले बोलेंगे यार बात तो सही है, ये तो बहुत ज्यादा अमानवीय हरकत हो गई कि अपन आ गए अगले पहले महीने में। तो उन्होंने क्या बोला कि चलो आप मेहनत कर रहे हो, हम आपकी मेहनत की इज्जत करते हैं, हम आपसे 2 साल तक कोई भी ईएमआई नहीं लेंगे। ये क्लियर हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मम्मी भैया 2 साल तक इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट लगते रहेगा पर उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहते हो डिफर्ड एन्युटी। इसका एक और एग्जांपल, मान लो मम्मी भैया ने टैक्सी का बिजनेस बढ़िया चल गया, उनके 3-4 बाल बच्चे हो गए। ठीक है, उनके बच्चे को उन्होंने बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, अपन बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन तू पढ़ाई कर और बढ़िया आगे बढ़, अपने पिताजी की तरह टैक्सी का बिजनेस में ही करना, तो कोई बड़ा बिजनेस करना। ठीक है, तो अब वो बच्चा पढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो मम्मी भैया का बच्चा बड़ा हो गया, वो स्कूल में जा रहा, वो कॉलेज जा रहा है पढ़ने, लेकिन मम्मी भैया ने क्या बोला कि बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरी पूरी फीस एक बार में दे पाऊं, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना पेट काट काट के तुमको पाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा भैया, बच्चा क्या बोलेगा कि पिता, जो समझदार बच्चा होगा वो क्या बोलेगा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं एजुकेशन लोन ले लेता हूं। तो उनके पिताजी बोलेंगे बेटा मेरे पास पहले से एक ईएमआई चल रही है, मैं तेरे एजुकेशन लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। तो उस केस में क्या बोलेगा बच्चा, अरे पापा आपको पता नहीं है एजुकेशन लोन में क्या होता है? तो उन्होंने कहा क्या होता है बेटा? होता यह है कि जब मैं पढ़ाई करूंगा उतने समय तक मुझसे एजुकेशन लोन वाले ईएमआई नहीं मांगेंगे हैं। तो इतने में मम्मी भैया ये बढ़िया काम है भैया, तो आप जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक आपको ईएमआई नहीं देनी है, जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी आप ईएमआई देना शुरू कर दोगे, लेकिन वो मुफ्त में नहीं होता है। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक उस पैसे पे ब्याज लगता रहेगा, तो ब्याज की कोई टेंशन नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्लियर हो गया? तो जिस केस में आपसे तुरंत पेमेंट न मांगा जाए, आपको थोड़ा ग्रेस पीरियड दे दिया जाए कि आप कुछ समय बाद पेमेंट कर लेना, चाहे वो किसी नए बिजनेस की बात हो, चाहे वो एजुकेशन लोन की बात हो, इन केसेस में तो इन्हें आप कहते हो डिफर्ड एन्युटी। क्या कहते हो भैया? डिफर्ड एन्युटी कहते हो। ठीक है, अपन ने आपको बढ़िया एग्जांपल देके भी समझा दिया। चलिए, अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी, अब यहां पे जरा गणित समझना। ठीक है, द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी is the sum of all payments made by and the compound interest earned on them at the end of each term. Sum of the compound pay amounts of all payments made at the end of each term. तो जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, आप क्या करते हो, जो पेमेंट आपको करनी है, जो हर महीने या फिर हर टर्म के कंप्लीशन के बाद जो पैसे आपको देने हैं उनकी सम टोटल। अब उसमें अलग क्या होता है, उसमें अलग ये होता है भैया कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। लेट अस कंसिडर एन एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट इज रुपीज आर पेएबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड फॉर एन पीरियड। ठीक है, कितने दिनों के लिए देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, तो एन पीरियड्स के लिए देनी है, आर रुपीज पेएबल है, और आप कंप्लीशन के बाद पे कर रहे हो, किसके? पेमेंट पीरियड के बाद, कंप्लीशन के। ठीक है, अब यहां देखो इंटरेस्ट ऑब्वियस ही बात है लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है R% पर पीरियड और R/100, जिसको ये लोग I के माध्यम से भी लिख रहे हैं यहां पे। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड अमाउंट ऑफ ऑल द पेमेंट सी द एडजॉइनिंग डायग्राम। वहां देखो डायग्राम। ठीक है, आपको n साइकिल्स के लिए पेमेंट करनी है, तो यहां पे आपने लिख दिया कि कितनी साइकिल होंगी, तो n साइकिल होंगी। ठीक है, अमाउंट आपका R होगा हर पेमेंट पे। ठीक है, R रुपीज आपका पेएबल है। तो अगर आप यहां पे देखो, जो आपकी सबसे लास्ट पेमेंट है, ठीक है, उस पे तो इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि वो आपको जब देनी थी, जो टाइम पीरियड था उसकी सबसे लास्ट वाली, उसमें आपको उसी समय देना था जब आपने दी है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन उससे एक पहले वाली में आपका एक टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। तो आपने यहां पे एक टाइम का इंटरेस्ट ऐड किया, तो बेसिकली ये R प्लस इंटरेस्ट ऑन R, जिसको यहां पे इन्होंने IR लिखा होगा, जिसमें से R कॉमन लेके अंदर लिख दिया 1 प्लस I। ठीक है, अब ऐसे ही आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं यहां क्या देखूंगा कि भैया उससे एक पहले वाली में 2 टाइम का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो R इंटू आई 1 प्लस आई का स्क्वायर। ऐसे ही करते करते अगर आप देखोगे तो आप अपने फाइनल वाले पेमेंट से जितना दूर आते जाओगे,
ठीक है, मतलब जितनी अपनी पहली पेमेंट के करीब आते जाओगे आपको इंटरेस्ट उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, ये क्लियर हुआ जी सर। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो उस हिसाब से आपकी ये हर एक समय की एन्युटी की कैलकुलेशन हो रही है। अब इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यहां देखो, द फर्स्ट पेमेंट ऑफ रुपीज आर मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट पेमेंट पीरियड अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ n-1 पीरियड एट द रेट ऑफ i पर पीरियड। सो A1 इज इक्वल्स टू, यहां पे देखो आपका पहली एन्युटी का जो पेमेंट है, जो पहला पेमेंट है आपका, उसका फॉर्मूला दिया है कि A1 इज इक्वल्स टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1। सेकेंड पेमेंट के लिए n-2, थर्ड के लिए n-3, ऐसे ही करके आपका पूरा सिलसिला चलता रहेगा। ये क्लियर हुआ सबको? देखो अब ये अपनी सेकंड पेमेंट की अपन ने बात करी, तो भैया उसका जो फाइनल ड्यूरेशन है उससे दो ही ईएमआई अभी आपकी, दो ही आपकी जो पेमेंट है वो गई है, तो n-2 हो गया। ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब आप जैसे यहां पे देख रहे हो लास्ट सेकंड पेमेंट की, तो वहां पे केवल 2 आ गया। ठीक है, लास्ट जो लास्ट वाली पेमेंट है, मतलब लास्ट से एक पहले वाली, तो उसमें 1 आ गया, और जो लास्ट वाली पेमेंट है उसके लिए आपने कर दिया AR, मतलब लास्ट पेमेंट के लिए। अब यहां देखो, जब आप इन सबको ऐड करोगे, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो वो एक जीपी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जीपी बना लेंगे। और जीपी का फॉर्मूला, जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसका इस्तेमाल करके हम यहां पे एन्युटी का जो टोटल अमाउंट है वो निकालने का फॉर्मूला बना के देते हैं, विच इज A इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस आई -1, तो वो माइनस हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास क्या बच गया कि 1 प्लस आई -1 अपॉन आई। ठीक है, इफ द पीरियोडिक पेमेंट इज 1 रुपी वी गेट A इक्वल्स टू 1 प्लस आई पावर n-1 अपॉन आई। अगर 1 रुपए से ज्यादा है तो फिर आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो इसको समझने का एक और तरीका समझो इसी चीज को। ठीक है, यहां पे देखना कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो ये वाला पैसा आपने दिया, ठीक है, जब आपने पहली पेमेंट दी तब आपको एक्चुअली क्या करना था? तब आपको एक्चुअली पूरा पैसा इकट्ठा देना था। ठीक है, पर आपने वो नहीं दिया, तो जो आपकी लास्ट पेमेंट है, कहां गई हमारी लास्ट वाली पेमेंट? हमारी लास्ट वाली पेमेंट ये रही ना, कहां गई? प्लस R वाली, ये वाली है ना। तो जो हमारी लास्ट वाली पेमेंट है प्रोबेबली वो वहां तक हमें सारा पैसा, वो पूरा पैसा जोड़ के एक बार में देना था, लेकिन हमने इंस्टॉलमेंट में दिया। ठीक है, तो क्योंकि आप इस पेमेंट को बहुत समय तक दे रहे हैं तो आपको हर एक समय का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो अपन लिखते हैं ये बेसिकली वो इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देने थे वापस 7 लाख रुपए, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कार लोन वाला। ठीक है, अब मुझे 7 लाख रुपए पे करने थे पर मैंने वो पे नहीं किए। मैंने क्या बोला? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको मंथली बेसिस पे दे पाऊंगा। ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति को वो पैसे अभी मिलने चाहिए थे, पर वो उसको 1 महीने बाद से मिलना चालू होंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लास्ट पेमेंट हम करेंगे, ठीक है, वो हमें करनी कब थी? वो हमें करनी थी जब हमने 7 लाख रुपए लिए तब ही, पर हमने करी कब? बहुत दिनों के बाद, तो उतने दिनों का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जब आप एन्युटी में देखते हैं तो इंटरेस्ट को वहां पे पिक्चर में लाया जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग चलती है कि भैया अगर पैसा आप डिले करके दे रहे हैं, जब आपको देना है उसके अलावा आप कभी और दे रहे हैं, तो भैया आपको फिर वहां पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि न्याय की बात है कि नहीं? तो मामला यहां पे वो बन जाता है। तो A इक्वल्स टू R इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस आई -1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, यही आपको बहुत बार सवालों में पूछा जाता है। चलिए अब यहां देखिए, SNI जिसको आप रीड करते हैं एज S angle N at I represents the future amount of an ordinary annuity of ₹1 per payment for N periods.
ठीक है। फॉर एन्युटी टेबल्स वी यूज A इक्वल टू R एस एन अपॉन स्लैश आई, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो S एंगल N एट I, ठीक है। इतना क्लियर है जी सर। अब यहां पे अपन ने फॉर्मूला देख लिया, थोड़े से अपन यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हमें काफी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। यहां देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके समक्ष जो आया है वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी ऑफ ₹5,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years at 10% per annum कंपाउंडेड एनुअली। अर्थात आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं साल में एक बार, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको अमाउंट पता लगाना है। तो यहां पे अगर हम सवाल के डायनामिक्स के हिसाब से देखें तो अमाउंट मुझे पता नहीं है, अमाउंट मुझे पता करना है, तो ए इज अननोन, ठीक है। आपकी रेगुलर एन्युटी है कितने की, 5,000 की। तो कोई अगर आपसे पूछेगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी ₹5,000, ठीक है। ये क्लियर है जी सर। चलिए आपको ए मिल गया, आर मिल गया, टाइम आपका कितना है जिसको हम कहते हैं एन, तो एन की वैल्यू है यहां पे अगर हम देखें तो 3। अच्छा आई कितना हो जाएगा सर, 10% है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि आई इज इक्वल्स टू 10%, यानी आपने 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसल, उसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबली 0.1। चलिए अब आप यहां पे क्या यूज करेंगे, आप यहां पे बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने अभी पढ़ा है कि भैया A इज इक्वल्स टू, यूजिंग A इज इक्वल्स टू क्या सर, फॉर्मूला है यूजिंग A इक्वल्स टू R इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई टू द पावर n, आपने लिखा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाय व्हाट, होल डिवाइड बाय आई, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके हमें मिलेगा हमारा अमाउंट एन्युटी का, वी गेट। चलिए तो आपने यहां पे लिखा, जो जो वैल्यू आपको पता है वो रखते जाओ। तो ए आपको पता नहीं है, ए फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल्स टू आर की जगह पे आ जाएगा 5,000, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई, यानी आपने लिखा 1 प्लस 0.1 की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि 3 साल का है, माइनस 1 होल डिवाइड बाय 0.1। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? चलिए अब अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू 5,000, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर यहां पे आ जाएगा 1.1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.1, ठीक है। इतना क्लियर है? अब 1.1 यानी आप यूं कह सकते हो 11 का क्यूब निकालना है। 11 का स्क्वायर होता है 121, क्यूब होता है 1331। तो प्रोबेबली यहां पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वहां पे अगर आप देखोगे तो 1331, मतलब आपने डेसिमल लगाया तो 1.331, ठीक है। और मैं एक चीज और कर रहा हूं, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। उससे मेरा एडवांटेज क्या होगा, नीचे जो डेसिमल है वो गायब हो जाएगा, ऊपर हालांकि 5,000 का 50,000 हो जाएगा, पर वो तो अपन मैनेज कर लेंगे। तो आपने यहां पे लिखा 50,000, ठीक है, और यहां ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने 1.331, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331 और डेसिमल है 1.1 है, तो 3 प्लेस से डेसिमल शिफ्ट होगा तो 1.331 आ गया, माइनस 1 होगा, नीचे के 0.1 में 10 मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 बन गया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर के 5,000 में 10 मल्टीप्लाई हो गया तो वो 50,000 हो गया। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बहुत सिंपल सा गणित करना है कि 50,000 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं सर, 0.331 मल्टीप्लाई कर दिए 50,000 में, आपको आपका आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे 4 हैं तो भैया ये शिफ्ट हो जाएंगे 3310 इंटू 5 करके, विच इज इक्वल टू हाउ मच, तो वो हो जाएगा ₹500, 5 1 जा 5, ठीक है। आपने यहां पे लिखा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
5 यहाँ एक ऊपर, 5 3 15, 116, तो 16,550 रुपए आपका अमाउंट आ रहा है। तो एन्युटी का अमाउंट कितना है? 16,550 रुपए। अब अगर आप देखेंगे 5,000 को 3 साल, तो मतलब हर एक साल के एंड में, तो हर साल 5,000 रुपए, 3 साल में हो कितने गए? 15,000 रुपए। पर यहां अमाउंट कितना हो रहा है? 16,550, क्योंकि व्यक्ति को बेनिफिट दिया जा रहा है तो बदले में कुछ इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है कि नहीं? तो आपका इंटरेस्ट कितना आया? 16,550 रुपए अमाउंट आया, सॉरी। और इसी के साथ अपना पहला सवाल समाप्त हुआ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि किसी व्यक्ति को पैसे देने थे 15,000 रुपए, उसने कहा भैया मैं 15,000 नहीं दे पाऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एक काम करो, हर साल 5-5 हजार करके 3 साल में दे देना। तो बोले अरे वाह आप तो कितने दयालु हैं। तो व्यक्ति बोलेगा नहीं भैया हम कोई दयालु नहीं है, आपको ये जो 5-5 हजार रुपए है इस पे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? तो उस कैलकुलेशन में पूरी मेहनत से बचने के लिए हम इस तरीके से सिंपल वे में चीजों को सॉल्व करते हैं और अपना अमाउंट पता लगाते हैं, ठीक है। वरना ये गणित आप लगाते रहो कि पहले साल के एंड में कितना इंटरेस्ट, दूसरे साल के एंड में कितना इंटरेस्ट, तीसरे साल के एंड में कितना इंटरेस्ट, ठीक है, वो मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए सिंपल तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ऑल गुड टू गो है जी? हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा हमारा सेकंड एग्जांपल यहां पे हम शुरू करेंगे कि अ बैंक पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम। एक बैंक आपको 8% इंटरेस्ट पर एनम देता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर फॉर 1.5 years टू गेट एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 एट द एंड ऑफ 18 months। तो प्रोबेबली इस सवाल में अगर आप देखेंगे आपको दिया क्या क्या है, तो मुझे यहां पे प्रोबेबली अमाउंट दिया है कि आपको 2 लाख रुपए का, 2,000 रुपए का अमाउंट मिले, ठीक है। तो आपने बोला A इज इक्वल्स टू, यानी अमाउंट जो है आपका वो है ₹2,000, इतना आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि हर महीने कितना जमा किया जाए, या फिर हर व्हाट इक्वल अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड ईच ऑफ एवरी हाफ ईयर, या हर 6 महीने में कितना अमाउंट जमा किया जाए कि 18 महीने के बाद 2,000 रुपए मिल जाए, ठीक है। आपका जो आर है वो अननोन है, तो आर आपको पता लगाना है कि क्या डिपॉजिट किया जाए, व्हाट शुड बी द पीरियोडिक अमाउंट पेमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। टाइम कितना है आपका, तो देखो 1.5 years, तो मतलब टाइम आप कह सकते हो एन की वैल्यू है 3। इंटरेस्ट रेट यहां पे इन्होंने दिया है 8%, तो ये आ गया 8, ये आ गया परसेंट, यानी आप लिखोगे 0.08 यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना जी सर। अच्छा एक और चीज, ये 8% पर एनम है शायद, है ना? हाँ पर एनम, पर यहां पे हाफ ईयरली है, तो जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे इसको भी आधा किया जाएगा, और फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ये हर 6 महीने में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो 8% पर एनम है, तो आपको उसको ईयर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, सो हाफ ईयरली के हिसाब से ये हो जाएगा 0.04। अब आपके एन की वैल्यू 3 क्यों हो गई? क्योंकि अगर हम देखें 1.5 साल में 3 हाफ ईयर आएंगे, है ना? तो अब आपको यहां पे बताना है कुल मिला के आर की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें हमें थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहां देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो भैया, तो आप बोलोगे यूजिंग ए इज इक्वल टू आर इंटू, यहां ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस आई टू द पावर एन, तो आपने लिखा यहां पे ब्रैकेट के अंदर कि भैया 1 प्लस आई टू द पावर एन -1 होल डिवाइड बाय आई। इस फॉर्मूले को यूज करके मुझे मेरा आंसर यहां पे मिलना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, है कि नहीं? क्या बोलते हो? हाँ जी सर। तो यहां देखो बात कुछ ऐसी बनेगी, ए की जगह लिखा आपने यहां पे 2 और आगे लगाया 0 0 0, इतना क्लियर है जी सर। आर मुझे पता नहीं है, आर मुझे फाइंड करना है, तो आर के लिए फिलहाल मैंने आर ही लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस आई यानी यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 0.04 और उसकी पावर हो जाएगी 3, क्योंकि टर्म हमारी 3 साल की, तब 3 हाफ ईयर हमें करने, तो एन की वैल्यू 3 है, होल डिवाइड बाय 0.04। चलिए
कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे हो पाएंगे, कुछ हमें अलग से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो 0.04 डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 2000 मल्टीप्लाइड विथ 0.04 इज इक्वल्स टू R, और यहां हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1.04 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक काम ये करेंगे 4 2 वैसे तो होता है 8, लेकिन यहां पे डेसिमल है तो आपका यहां पे बचेगा 8080 इज इक्वल्स टू R इंटू, अब या तो 1.04 का स्क्वायर निकालो विच इज नॉट सो इजी टास्क, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि भैया उसका ध्यान कैसे रखें, या फिर आप क्या करोगे यहां पे, सर यहां पे फिर हम डिवीजन भी तो करना पड़ेगा तभी तो R की वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए जो मुझे समझ में आ रहा है 1.04 का क्यूब निकालना है, उसके बाद ही आगे हम कुछ कर पाएंगे। 1.04 का क्यूब निकलेगा, फिर उसमें से -1 होगा, फिर वो डिवीजन में जाएगा, तभी हमारा आंसर यहां पे हमें मिल पाएगा। तो चलिए इस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखो 1.04 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि 104 का स्क्वायर कर दो, फिर डेसिमल लगा देना। तो 104 का स्क्वायर करना है मतलब 100 का स्क्वायर, तो वो हो गया 10,000। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर तो वो हो गया 16, उसके बाद 2 इंटू 100 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 2 0 यानी 800, तो ये हो जाएगा 10816। डेसिमल लगाना है, 1.04 है तो डेसिमल 4 प्लेस से लगेगा तो 1.0816। तो 1.0816 में मैं फिर से 1.04 मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे कहीं मिलेगा मेरा आंसर के करीबी वैल्यू। चलिए इंटू 1.04 करना है, आसान मल्टीप्लीकेशन 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, ठीक है, 4 1 4 5 6, 8 4 32, 2 यहां 3 ऊपर, 4 0 0 3, 4 1 4। चलिए फिर यहां पे आया 0, तो कितने 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5, फिर आपने लगाया 2 क्रॉस, फिर आपने किया 1 से मल्टीप्लाई तो 10816, तो ये हो गया 4, यहां पे 6 6 और 2 8, 3 और 1 4, 8 4 12, एक कैरी, तो 1.124864 है यहां पे हमारा आंसर। तो आपने लिखा R 1.124864 माइनस 1, ऐसा कुछ आ रहा है। किसका ये था भैया? 1.04 का क्यूब। पहले मैंने स्क्वायर निकाला, मच मोर इजियर टास्क, फिर मैंने कंटिन्यू करके निकाला भैया इसका क्यूब, क्योंकि क्यूब नहीं निकलेगा तो फिर काम कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो दोनों को आपने माइनस किया तो आपके पास बचा 80 इक्वल्स टू R इंटू 0.124864। अब आप में से कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर इसको जब हम डिवीजन में भेज रहे हैं तो प्रोबेबली सारी वैल्यूज को भेजने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 80 डिवाइड बाय कितना कर सकते हैं। सर ये जो 8 है इसको आप राउंड ऑफ कर दो तो 0.125 कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू R। अब ये समझना 0.125 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो थोड़ा सा राउंड फिगर में आ जाए, ठीक है, 1 के बराबर हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो सर अगर हम इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो सर अगर हम इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा प्रोबेबली। करके देखो 125 इंटू 4 करके देखो, तो सर 5 चौक 20, 0 यहां 2 ऊपर, 4 2 8 9 10, 0 यहां 1 ऊपर, 4 1 4 5, तो ये हो गया 0.5। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा देखो रिजल्ट क्या बनेगा। सर जब मैं ऊपर नीचे दोनों में 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटू 4, चलिए अब आपने जब इंटू 4 किया तो ये हो जाएगा 320 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है ना, 0.5 इज नथिंग बट 1/2, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा भैया इसका डबल, यानी 640 रुपए हो जाएगी हमारी प्रोबेबली R की वैल्यू। तो क्या आपको समझ में आई R की वैल्यू कैसा है? 320 डिवाइड बाय 5 करना है, 640 रुपए आई हमारे R की वैल्यू, जो कि 18 महीने बाद हमें 2000 रुपए देगी। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं? सर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो भैया, थोड़ा सा मेहनत वाला कार्य था
पर इजी था, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं। चलिए हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नया क्वेश्चन आने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हमें पढ़ लेना है, जिसके बाद हमारा पूरा अपना जो होगा पढ़ने वाला काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा एक चीज और, पिछले वाले सवाल में आपका आंसर 640 आया, मेरा आंसर भी 640 आया, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहां पे एक जगह पे लॉग टेबल का इस्तेमाल किया है, जहां पे भी आंसर 640 आ रहा है, तो आप लॉग टेबल का इस्तेमाल किए बिना भी आंसर ला सकते हो, जो कि अपन ने तकनीक अपनाई उसके तहत। दूसरा तरीका जो एन्युटी टेबल का इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से 640.70 आना चाहिए, ठीक है, पर दैट डजंट मेक अ बिग ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि 70 पैसे का फर्क इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं बनाएगा, तो वो चीज आपके लिए चलेगी। अब आ जाते हैं अपन यहां लर्न करने पे, जहां पे अपन सीख रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट, ठीक है, सारी पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, भैया अगर हम आज से 5 साल बाद 16,000 रुपए देंगे तो वो 16,000 रुपए, तब उसकी वैल्यू 16,000 रुपए होगी, लेकिन आज के टाइम पे वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर एन एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट ऑफ रुपीज आर पेबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड for n payments, interest being r% per period और r/100 equals to I per period, क्योंकि आप परसेंट को डिवाइड करके I की वैल्यू निकालते हैं। टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स, सी द एडजॉइनिंग डायग्राम। यहां देखिए, आपने जब आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे तो इंटरेस्ट वाले अमाउंट से वो जो 1+i था उसकी अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे आप उस चीज को आज की जमाने की वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। अच्छा ये जरूरी क्यों है भैया, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पता होगी तभी हम समझ पाएंगे कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहां देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पेमेंट हो जाएगी r/1+i, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड पेमेंट हो जाएगी r/1+i का स्क्वायर, वहां मल्टीप्लीकेशन किया था, यहां डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ nth पेमेंट इज r/1+i की पावर n, ठीक है। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा, p is equals to r/1+i, फिर r/1+i स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 1+i की पावर n। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमारा पिछला ज्ञान काम आएगा जीपी का, जिसमें अगर हम जीपी का फॉर्म लगाएंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी r इंटू 1+i की पावर -n होल डिवाइड बाय i। फ्यूचर वैल्यू में क्या होता है, अगर मैं वो भी एक बार लिख दूं ताकि कंपैरिजन होता है, फ्यूचर वैल्यू में होता है r इंटू, यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1+i होल टू द पावर n -1 होता है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय i। फ्यूचर वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू के लिए थोड़ा सा उल्टा फॉर्मूला, जिसमें 1+i टू द पावर -n होल डिवाइड बाय i का सिस्टम चलता है। ध्यान रखना दोनों ही केसेस को मिक्स मत करना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी भी नहीं, तो चलिए स्क्रीन क्लियर करते हैं। मूविंग अहेड, द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इज p इक्वल्स टू r, ब्रैकेट के अंदर 1 की पावर -n होल डिवाइड बाय i। और अगर मान लो आपका r जो है वो है 1 रुपए का, तो फिर p की वैल्यू हो जाती है 1 की पावर -n अपॉन i, जिसको आप एंगल n अपॉन 1/1 या एट i भी बोल सकते हैं। चलिए रीड कैसे करना है इसको, तो सिंबल एंगल n at i represents the present value of an ordinary annuity of ₹1 per payment for n periods at the rate of interest I per period। PVAF प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल्स, ठीक है, ये अपने पास एक टेबल होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का, जिसमें आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एन्युटी टेबल्स वी यूज P इक्वल टू R इंटू A एंगल N एट I। जो पिछला वाला क्वेश्चन था एग्जाम्पल 2, जहां पे हमारा आंसर 640 आया, उसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसमें आप ये वाली वैल्यू टेबल से पता करके R से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बता सकते हो, ठीक है।
चलिए यहाँ पे अपना क्लियर हो गया, अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एग्जांपल नंबर 3 से अपनी शुरुआत करते हैं भैया। क्या है, जितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाओगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्युटी ऑफ ₹10,000। आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। तो सवाल में दिया क्या है, प्रेजेंट वैल्यू आपको दी नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आर दिया है आपको 10,000, राइट। तो आर की वैल्यू रखी है आपने 10,000। ऑब्वियस सी बात है, रुपीस का साइन लगा देना आगे, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए कार्य। तो ₹10,000 ये आ गई आर की वैल्यू। आर आ गया, पी आ गया। इसके बाद यहां पे दिया टाइम आपका 3 इयर्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे n = 3। अब जो आई है वो 12% पर एनम से निकल के आएगा, तो 12% यानी 12/100 करके आई की वैल्यू हम बोल सकते हैं 0.12, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। तो आपको आई मिल गया, एन मिल गया, आर मिल गया, पी आपको पता लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता लगानी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो भैया आप बोलोगे यूजिंग, जो कि हमारा व्हाइट कलर से लिखा जाएगा ताकि हम समझ पाए कि कुछ अलग लिखा हमने, हाईलाइट कर पाए। तो आप कहोगे यूजिंग P = R into what is the formula? So 1 plus I to the power -n whole divide by I। ये करने पे हमें मिल जाता है हमारे प्रेजेंट वैल्यू का आंसर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज रखने पे वी गेट P, यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, आर की जगह कितना आ जाएगा, 10,000 है, 1,000 है, सॉरी 1,000 है, मैंने 10 लिख दिया था, सो सॉरी। तो इसको ओपन कर देते हैं 1000। चलिए, तो आपने लिखा P = 1000, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा 1 प्लस आई यानी 1 प्लस 0.12 होल टू द पावर -3। अब देखो ये साइन का बहुत ध्यान रखना भैया, और आई की जगह आ जाएगा 0.12। चलिए, अब थोड़ी यहां पे कैलकुलेशंस में भैया मेहनत तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। अब यहां देखो P के नीचे जो ये अपना जो 1000 है ना, 1000 है, उसके नीचे मैं रख रहा हूं 0.12 को। क्या है कि नंबर के नीचे नंबर आ जाएगा तो कार्य अपना आसान हो जाएगा। और यहां पे आप करोगे ब्रैकेट के अंदर 1 - 1.12 टू द पावर -3, ठीक है। ये ब्रैकेट अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं यहां तक, तो सारा पावर और वो वाली चीजें एक तरफ आ गई और ये डिवीजन अपना सीधे सीधे अपने पास आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो इसके आगे की जो बात है वो कैसे कंटिन्यू होगी, तो देखो यहां पे आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ना ये वाली जो चीज है इसको थोड़ा अलग करके सॉल्व करोगे अलग जगह पे, ताकि आपको इजी वे में चीजें को आंसर मिल जाए, क्योंकि अन्यथा अगर सब कुछ यही करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पे शुरू किया एक नया प्रोसेस जिसमें हमने बोला कि लेट ब्रैकेट के अंदर 1 - 1.12 या केवल 1.12 की वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है। तो यहां पर कि लेट 1.12 टू द पावर -3 बी = x, ठीक है। और अगर ऐसा है और मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अभी मैं केवल ये लेट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। तो लॉग ऑफ, यहां लगा अपने ब्रैकेट के अंदर 1.12 की पावर -3 टू द = log x, ठीक है। अब आपने x को यहां से क्या करना है, -3 को नीचे उतारना है, क्योंकि log का नियम है। तो log ऑफ 1.12 निकाल के उसमें -3 मल्टीप्लाई करके फिर हम जब एंटी लॉग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो प्रोबेबली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब यहां पे देखिए 1.12 की लॉग में वैल्यू आएगी 0.0492। तो यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे -3 इंटू कितना, तो सर आपने लिखा यहां पे -3 इंटू 0. तो आपने लिखा -3 इंटू 0.0492 would help me get the value of log x। चलिए, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब आप 0.0492 में -3 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, पहले वो पता लगाएंगे, उसके बाद फिर शायद प्रोबेबली एंटी लॉग लगा के हमें हमारा आंसर मिले। देखो मेहनत तो बहुत है भैया,
इतनी आसानी से चीजें तो नहीं होने वाली। चलिए अब यहां देखिए, क्योंकि विथ टाइम आप क्योंकि अब बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की वो की जाती है, मतलब कहते हो ना कि ऐसे क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है जहां पे अच्छी खासी मेहनत लगती है एज अ स्टूडेंट भी। चलिए अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिलेगा प्रोबेबली? सर मुझे मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6, 9 3 27, 7 यहाँ 2 ऊपर, 4 3 जा 12 और 2 12 और 2 14 हो जाएगा। तो प्रोबेबली माइनस ऑफ 0.1476 मिलेगा मुझे एज log x। अब x की वैल्यू, क्योंकि मैंने x को इस पूरे के बराबर माना था, तो यहां पे हम लेंगे एंटी लॉग ऑफ x या एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो आपने लिखा यहां पे एंटी लॉग ऑफ किसका? माइनस ऑफ 0.1476 इज इक्वल टू x। चलिए अब ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा? तो सर ये अगर हम देखेंगे तो ये प्रोबेबली हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो उसका भी ध्यान रखना है, तो उसका ध्यान जब मैं रखूंगा तो ये बराबर हो जाएगा किसके? तो सर ये बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ व्हाट? एंटी लॉग ऑफ 1 बार पॉइंट कितना? अब आप माइनस करो 1 से, तो सर 1746 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 7 में से 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 4 गया प्रोबेबली 5 और ये 9 में से 1 गया तो 8। 8524 आ रहा है 1 बार के साथ, है ना, क्योंकि आपको माइनस को किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा 8524। ये आपने क्या किया? बेसिकली इसको 1 से माइनस किया तो आपके पास ये आया, ठीक है। अब आपके पास अगर देखोगे तो इसका जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो वो मिलेगी 0.7119 इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपने लिखा देयरफॉर 0.1779 इज द वैल्यू ऑफ x। अब आप क्या कर सकते हो? सर इसको जहां हम p कर रहे, जहां हम p की वैल्यू निकाल रहे थे वहीं पे ले जाएंगे। तो अब बोलेंगे यहां पे नाउ p इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 12, ठीक है, अपॉन 0.12, राइट, है ना, अपॉन 0.12। अभी जो 1.13 की पावर -3 है, इसकी जगह पे आपने इसकी वैल्यू निकाली x की 0.7119। तो यहां पे आप 1 में से क्या करोगे? इसको माइनस करोगे, तो आप कहोगे 1 माइनस 0.7119, ठीक है। अब आप इसको फर्दर कंटिन्यू करोगे तो p वुड बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 0.12 और यहां माइनस करने पे मुझे मिलेगा, देखो 10 में से 9 गया 1 मिलेगा, 9 में से 1 गया 8 मिलेगा, 9 में से 1 गया 8 मिलेगा, फिर 9 में से 7 गया 2 मिलेगा, राइट। तो आपने यहां पे लिखा 9 में 7 के 2 मिलेगा, तो 0.2881 बच रहा है मेरे पास, है ना। तो 0.2881 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आप इसमें अगर देखोगे तो पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 0, तो यहां पे 3 से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो प्रोबेबली ये 288 हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 12 है इसमें डेसिमल के बाद 2 है, तो पहले तो इन दोनों को अगर सेटल करोगे तो इसमें अगर डेसिमल के बाद 2 शिफ्ट होंगे पीछे तो इसमें भी डेसिमल 2 शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पे आप बोलोगे p इक्वल टू 1000 इंटू 28.21 होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा कितना? तो सर होल डिवाइड बाय इधर आपके पास आना चाहिए 12, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे 12 लिख लो या फिर आप ऐसा कर लो, क्योंकि जगह थोड़ी कम है मेरे पास, तो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 12। ये आपने क्या किया? जो 0.12 का उसका डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट हुआ, तो ऊपर 0.2881 का भी 2 प्लेस से शिफ्ट हो गया, 28.81 हो गया, ना कि 21, सॉरी 81, ठीक है, 28.81 हो गया। अब आप चाहें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 28810 विच इज डिवाइडेड बाय 12। तो फर्दर अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि भैया मुझे तो आंसर निकालना है, उसके बिना मेरा काम तो चलेगा नहीं, तो आप यहां पे बोलोगे p इज इक्वल्स टू कितना? तो सर p इक्वल्स टू 28810, 1000 मतलब 3 जीरो, तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट, तो 2 तो 8 और 1 आ गए, एक जीरो आ गया बैलेंस करने के लिए,
एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 12। चलिए अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे आप, तो P आपको कितना मिलेगा सर? 12 2 जा हो जाएगा 24, आपके पास बचा यहाँ पे 48, 12 4 जा आ गया 48। ठीक है, अब 10 लेकिन वो 12 से छोटा है तो आपको डिवीजन नहीं हो सकता, तो आप लगाएंगे वहां पे 2 जीरोस, और उसके बाद जब आप 2 जीरो लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे तो आपके पास आएगा 100, 12 8 जा हो जाएगा 96, बचा आपके पास 4, डेसिमल है तो हमने लगाया 40, 12 3 जा 36, तो ऐसा कुछ होगा। तो रुपीस कितने सर? रुपीस 2400.83 या 2400 और 1 रुपए, तो 2401 रुपए के लगभग आपके पास आएगा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू किसकी? 1000 की। अब ये समझना 1000 है आपके पास, 3 साल तो लगभग कितने 3000 होगा ना मोटा माटी, पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है उसकी? 2400 रुपए। ठीक है, 2401 रुपए। इज दिस क्लियर? तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 2400.83। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, इजी क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा लॉग का इस्तेमाल हमने किया और थोड़ा अलग तरीके से किया। अब तक आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लॉग का इस्तेमाल किया है तो वहां पे भी आपने लॉग से क्या निकाला है, वहां पे भी आपने लॉग का पूरा सवाल में इस्तेमाल किया। यहां पे एक छोटे पोर्शन के लिए आपने किया, फिर वापस आप आ गए ओरिजिनल के पास, फिर पूरा सॉल्व करके अपना आंसर बताया कि 2401 रुपए लगभग 2401 रुपीज अप्रोक्सीमेटली वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। चलिए स्क्रीन क्लियर कर दें, इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए बात ये बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 अपन देख लेते एक बार कि अ मैन बोरोस 10,000 रुपीज एंड एग्रीज टू पे अ बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6 months each. The first payment to be made at the end of 6 months of borrowing. Calculate the present value of each installment if the interest is charged at 10% per annum. Each installment की बात हो रही भैया, एक आध दो की नहीं, हर एक इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे क्या करेंगे, आपकी जो प्रेजेंट मैन बोरोस, तो आज कितने लिए उसने? 10,000 रुपए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपीज। आपको क्या बताना है? आपको यहां बतानी है बाकी सारी चीजें। तो यहां देखिए शुरू कैसे करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे भैया बोरो कब किए? आज ही किए ना, तो प्रेजेंट वैल्यू आप लिख दोगे यहां पे 10,000, राइट? क्या प्रेजेंट वैल्यू पे कोई डाउट? ऐसा कोई है जो इस पे लग रहा है कि सर ये प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 10,000 क्यों है? क्योंकि भैया 10,000 का बोरोइंग आज किया है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000। अब आपको क्या बतानी? ईएमआई बतानी है, तो आर इज इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल्स टू आपकी अननोन क्वांटिटी। चलिए कैपिटल आर में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए भैया, क्योंकि बहुत बार स्मॉल आर से लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आप क्या बताएंगे? इसके बाद आप बताएंगे आई की वैल्यू। तो देखो वैसे तो है 10% पर एनम, तो पहली बात तो 10% को आपने यहां पे किया डिवाइड बाय 100 ताकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आ जाए। सेकंड, सेमी एनुअली है पर आपका इंटरेस्ट पर एनम है, तो पर एनम को सेमी एनुअली वाली चीज में कहां लिखा है? सेमी एनुअली कहीं तो लिखा है 6 months ईच ना, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा, तो लगभग आई की वैल्यू आएगी 0.05। और जो आपका एन है, क्योंकि आपने 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने का बोला 6 महीने में, ठीक है, कहां लिखा है? देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो एन की वैल्यू आ गई 3। इतना क्लियर है? एन आर पी आई सब आपको क्लियर होगा, क्या क्या चीजें पता और क्या निकालनी है। अब इसके बाद अपन करेंगे सबसे पहला कार्य ये कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, पहले इस पे जरा प्रकाश डालेंगे। तो आप लिखोगे यूजिंग, ऐसे नहीं भैया ब्लू कलर से नहीं लिखेंगे, हम व्हाइट से लिखेंगे इसको। तो आपने कहा यूजिंग P इज इक्वल्स टू R इंटू ब्रैकेट के अंदर यहां पे आया 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n होल डिवाइड बाय I। इस फॉर्मूले का यूज करके वी गेट, चलिए ये चीज आपको पता करनी है, मतलब वी गेट आ गया, मतलब क्या हमें यूज करना है वो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे जो जो चीजें मुझे पता है मैं उनकी वैल्यू रखते जाऊंगा। जैसे पी की वैल्यू मुझे सवाल से पता है कि प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपए, क्योंकि लोन अभी लिया गया है। आर मुझे पता नहीं है, वो पता करना है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई इज हाउ मच, सही हो जाएगा 1 प्लस 0.05
की पावर -3, राइट है ना, होल डिवाइड बाय आई की जगह पे कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 0.05। चलिए पहला कार्य हम क्या करेंगे, इस 0.05 को 10,000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 10,000 इंटू 0.05, ठीक है, इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, यहां पे आप देखोगे 1 माइनस 1 प्लस 0.05 को लिख दिया मैंने 1.05, है ना, इजी हो जाए क्योंकि ऐड तो करना ही है, तो 1.05 की पावर -3, ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक कार्य हम ये कर सकते हैं कि भैया ये जो अपना आया है 1.05 की पावर -3, इसको अलग से ले जाए, फिर उसका लॉग इस्तेमाल करके वैल्यू पता लगाए, फिर एंटी लॉग लगाए, उसके बाद जो आंसर आएगा फिर वो हमारा यहाँ पे इजीली हमें बताएगा कि भैया अंदर क्या आना चाहिए। लेकिन उसके पहले जो एक चीज जो कि स्वाभाविक है, बहुत आसान है यहाँ पे करना, वो ये है 0.05 को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ये कार्य करने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो सर देखिए पहली बात तो 2 0 इसी के साथ चले जाएंगे, बचा 100, तो प्रोबेबली यहां पे आपका आना चाहिए 500। इतना क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब इतना करने के बाद बाकी मेहनत हमें जरूर करनी है। ये 1.1 माइनस 1.05 की पावर -3 ये नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन आपको फिर चीजों का एलसीएम वगैरह भी लेना पड़ेगा, उस बात का विशेष ध्यान रखना। इट इज नॉट दैट इजी टू सॉल्व, ठीक है। प्रोबेबली व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अगर ये हो जाएगा तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास कितना बचेगा, तो सर मेरे पास जो चीजें बचेंगी 1.05 की पावर 3 तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय, या पहले अगर मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो R इंटू -3 का पावर का मतलब क्या होता है सर, -3 पावर का मतलब इन अ वेरी सिंपल सेंस होता है कि ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.05 की पावर 3। देखो सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, मैं एक तरीका यूज कर रहा हूं, आप कोई और यूज कर सकते हो। मैं चाह रहा हूं कि बिना लॉग के टेबल का इस्तेमाल किया अगर मेरा आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 1.05 की पावर 3 निकालने के लिए पहले 1.05 का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना मतलब बेसिकली 105 का स्क्वायर करना। अब 105 का स्क्वायर मतलब एक तो हो जाएगा 10,000, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये 105 मतलब 1 2 1 100 और 1 5, ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया 10,000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 100 तो जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 1.1025, इसमें आप लगाओगे पॉइंट तो 1.1025 है ना, तो 1.1025 में अब मल्टीप्लाई होगा 1.05, 5 5 25, 5 है 2 ऊपर 5 2 10 11 12, 1 ऊपर 5 0 0 1 5 1 5 5 1 5, फिर आपने लगाया 0 तो 1 2 3 4 5, फिर आपने लगाया यहाँ पे वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा 11025। चलिए ये 5 इधर 2 इधर 5 और 1 6, इधर 5 और 2 7, इधर 5 और इधर 1। अब आप डेसिमल गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1.15762। अब एक चीज का ध्यान देना बहुत, अगर आप इसको 1.16 लेते हो तो आपका आंसर जो आपका एक्चुअल आंसर है उससे थोड़ा दूर आएगा, ठीक है, मतलब करीब करीब आ जाएगा वहां पे आपका आंसर 3200 कुछ, जो भी आएगा आंसर वो थोड़ा दूर आएगा। अगर आप 1.157 लेते हो तो वो थोड़ा दूरी कम हो जाएगी। 1.1576 अगर ये का यही लेके चलते हो, कुछ भी नहीं हिलाते हो, तो फिर आपका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, जो एग्जैक्ट आंसर प्रोबेबली उसके आसपास आएगा। तो यहां लिखा मैंने 500 इक्वल्स टू R इंटू, यहां पे आया 1 माइनस 1 पॉइंट, यहां पे नीचे लिखा मैंने 1.157, ठीक है, 625। अब लिखने में वो बड़ी वैल्यू है, पर एक्चुअली आप अगर सॉल्व करोगे और आप बोलोगे कि सर मैंने तो सिर्फ 2 प्लेस से डेसिमल हटाया, उसमें इतना फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ जाता है कई बार आंसर में, तो कृपया करके उसको थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे लॉग टेबल का इस्तेमाल होता है, वो भी ठीक है, कुछ जगहों पे यहाँ पे आपका जो एन्युटी टेबल है उसका इस्तेमाल होगा, वो भी ठीक है। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करके आंसर निकालते हो उसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। चलिए R इंटू यहाँ पे आपने लिया अंदर मल्टीप्लाई करके, तो 1.157 625
-1 हो जाएगा एंड होल डिवाइड बाय सेम वैल्यू 1.157625। ठीक है, अब ये जाएगी आपके 500 के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो 500 वुड बी मल्टीप्लाइड विथ 1.157,625 और इधर आपके पास माइनस करके बचेगा r इक्वल्स टू 1 माइनस करेंगे इसमें से, तो यहां पे आएगा आपके पास 0.157625। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना शायद मुश्किल हो, शायद आपको दिक्कत का सामना करना पड़े, बट अदरवाइज तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग नंबर टू डिवाइड द एक्चुअल गिवन नंबर। ठीक है, अब यहां देखना 500 से मल्टीप्लाई किया आपने, सबसे पहले तो भैया 2 जीरो शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपने किया 5 इंटू 115.7625 और डिवीजन में आएगा आपके पास 0.157625। चलिए, और इससे आपको मिलेगी आर की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, तो आपने कहा 115.7625, फिर उसको आपने किया किससे मल्टीप्लाई, 5 से। 5 5 25, 5 यहां 2 ऊपर, 5 2 10 11 12, 6 पंजे 30, 1 31, 3 7 पंजे 35, 3 38, 38, 3 ऊपर, 5 25 26 7 28, 8 यहां 2 ऊपर, 5 1 5 6 7, 5 1 5, तो 578.8125 आया यहाँ पे। एक बार चेक कर लो दोबारा, मल्टीप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही हो कि बहुत बार हो जाती है भाई, मेरे से तो खासकर। 525, 5 यहाँ 2 ऊपर ठीक है, फिर 5 2 10 11 12, 6 5 30, 1 यहाँ 3 ऊपर, 7 पंजे 35, 35 और 3 हो जाएगा 38, 38 का 3 ऊपर, 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25, 26 7 28, 8 यहाँ 2 ऊपर, 5 5 6 7। ठीक है, तो ये आया ऊपर 578, ठीक है, 0.8125 which is divided by 0.157625। अब ये कोई ऐसा वैसा नंबर तो नहीं है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही भयंकर डिवीजन यहां पे होने वाला है चलिए, अब यहां देखिएगा, अगर मैं डेसिमल की भी बात करूं तो अगर मैं 15.7 से भी डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो ऊपर मेरे पास 578.81 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूं तो कितना ही कर पाऊंगा। तो कुल मिला के मुझे आर की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं यहां पे क्या करूंगा, डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट करूंगा, तो 57881 और इसको अपन डिवाइड करवाएंगे 15.76 से ठीक है, दोनों को पीछे का 2525 मैंने कम कर दिया। अब इसको अगर आप डिवाइड करने को देखेंगे, 5781 को 15.76 से डिवाइड करेंगे, विच इज नॉट अ इजी कैलकुलेशन फॉर श्योर, तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी लगभग रुपीस कितना, रुपीस 3600 कुछ है ना, पॉइंट कहां से आएगा, सॉरी सर 3672 रुपए, 70-72 रुपए के आसपास आपको मिलेगा एज योर आंसर। अब ये तो तब जब मैंने लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लॉग टेबल का इस्तेमाल करके यहां पे इसी जगह पे इसको x को लॉग के इक्वल रख के फिर डिवाइड करके वो सब करके निकालोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एन्युटी टेबल का, जिसमें आप इस वाली जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है इसका पता लगा सकते हो और उससे भी आंसर पता लगाओगे तो इसके आसपास ही आएगा। ठीक है, चलिए इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट इज डन, चलिए ऑल गुड टू गो। अब मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर एंड वी स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 5। भाई यहाँ पे की कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान्ड टू परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 रुपए की मशीन उन्होंने खरीदने की सोची है, विच विल इंक्रीज द एनुअल कैश फ्लो बाय 18,000। ये क्या है कैश फ्लो, सर कैश फ्लो मतलब पैसा आएगा, तो मतलब ये प्रोबेबली इनफ्लो हो जाएगा पैसों का। ठीक है, द लाइफ ऑफ द मशीन इज 3 years, क्योंकि तीन भैया हर मशीन की जैसे इंसान की लाइफ होती है वैसे मशीन की भी होती है, तो लाइफ ऑफ द मशीन इज 3 years, मतलब मशीन 3 साल काम करेगी। 3 साल के बाद उसकी नो सैल्वेज वैल्यू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइफ कितनी है, लाइफ आपने लिख दी यहाँ पे 3 और नो सैल्वेज वैल्यू मतलब जब उसको 3 साल बाद बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, उनको उसे फेंकना ही पड़ेगा। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स अ 18% रिटर्न, तो आपके आई की वैल्यू आप यहां से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है
of the investment should the machine be purchased according to NPV analysis। तो ये आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सवाल में कि इस सवाल में NPV एनालिसिस करके बताओ कि भैया इस कंपनी को ये जो मशीन है 50,000 रुपए की, मतलब जो उनकी पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, उसको करना चाहिए या फिर नहीं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी उन्होंने लिख ही दिया है, तो मतलब कुल मिला के वही अपन को एनालिसिस करना है। तो मैं यहां पे एनालिसिस को शुरू कर रहा हूं, लेकिन स्क्रीन को एक बार क्लियर करते हैं ताकि प्रॉपरली अपन इसको देख पाए। देखिए हमने जो एनपीवी की कहानी पढ़ी उसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों की बात होती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे मुश्किल 10 मिनट की बात, उसके बाद फिर अपन कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले सवाल पे। तो भैया इनफ्लो यहाँ पे जो होगा वो होगा 18,000 का 3 साल तक, ठीक है। लेकिन हर साल 3 साल होगा, मतलब 18 होगा, तो आपको वहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी। 50,000 की पहले तो हम बात करें तो भैया 50,000 तो अभी जा रहा है, तो आउटफ्लो जो आपका है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 ही रहेगी, क्योंकि वो आज ही खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे यहां पे एनपीवी ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी होगी भैया? सर मशीन अगर खरीदनी है तो आज ही खरीदनी पड़ेगी, और मशीन की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए अभी है, मतलब अभी वो 50,000 की मिल रही है। तो हमें यहां पे मेहनत किस पे करनी है? मेहनत प्रोबेबली होगी हमारी एनपीवी निकालने के लिए जब कैश इनफ्लो की बात होगी, ठीक है। अब यहां देखना, तो भैया कैश इनफ्लो यहां पे आप एक्सपेक्टेड लिख सकते हो या जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ईयरली कैश इनफ्लो कितना है भैया? तो एक्सपेक्टेड ईयरली कैश इनफ्लो जो है आपका वो है कितना? तो वो है यहां पे अगर मैं लिखूं एग्जैक्ट अमाउंट तो वो है 18,000 रुपए, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो इज 18,000 रुपीज, इज रुपीज 18,000, ठीक है। ये मंथली, ये ईयरली बेसिस पे, ठीक है। अब ये जो ईयरली आपका एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, इसको जरा अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसकी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? एनपीवी निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मुझे क्या क्या पता है। तो मुझे भैया पी नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, आर जो है मेरा जो हर साल आएगा वो है 18,000। कितने साल तक होगा ये काम? n इक्वल्स टू 3। आय तो आपसे 18% रिटर्न की उम्मीद है, तो आई की वैल्यू यहीं से निकालोगे आप। आई इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 100, जिसको आपने लिखा 0.18। चलिए ये सारी चीजें मिल गई। अब आप यहां पे लगाओगे बढ़िया से फॉर्मूला किसका? प्रेजेंट वैल्यू का, और आपको मिल जाएगा आपका आंसर गर्मा गर्म। चलिए यहां देखिए, तो आप बोलोगे यूजिंग P इज इक्वल्स टू R इंटू, यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कितना? 1 प्लस 1 माइनस, सर भूल गए क्या फॉर्मूला? यार तुम्हें पता है मेरी गणित तो कमजोरी है भैया। जब आप निकालते हो फ्यूचर वैल्यू तब माइनस होता है, जब आप निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू तब, जब फ्यूचर निकालते हो तब प्लस होता है, अभी माइनस होता है, मतलब 1 माइनस लास्ट में होता है। तो 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n होल डिवाइड बाय आई। अब ये मुश्किल घड़ी आपको यहां पे देखनी है, इस फॉर्मूले का यूज करके वी गेट। यार एक मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करूंगा, इनफैक्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इनिशियली जब आप कर रहे हैं कैलकुलेशंस तो कृपया करके फॉर्मूला लिखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो चलिए P इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपको पता लगानी है, R की जगह आ जाएगा 18,000, यहां हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 प्लस 0.18 की पावर माइनस 3 होल डिवाइड बाय यहां पे आई आ जाएगा 0.18। इतना क्लियर है जी सर? अब ये जो 18,000 है इसको मैं 0.18 के साथ वो तो कर सकता हूं, नीचे डिवीजन में भेज सकता हूं। एक काम मैं वो करूंगा, दूसरा काम मैं ये करूंगा कि जो ये कैलकुलेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। देखो 18,000 है, ठीक है, यहां पे नीचे आ जाएगा 0.18। अब आप और मैं दोनों खुश हो रहे हैं क्योंकि प्रोबेबली 18 से 18 कैंसिल होगा, बस डेसिमल का थोड़ा ध्यान रखना है। और यहां अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1.18 की पावर माइनस 3। अब इसका जो पूरा इलाज है वो कौन करेगा? वो करेगा अपना लॉग का जो अपने पास अस्त्र शस्त्र है वो। तो चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। किसके लिए? पहले तो ये मान लो कि लेट 1.18
की पावर -3 जो भी आएगी इसकी वैल्यू उसको मान लो x। ये हम क्या कर रहे हैं, लॉग के इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा बेसिक ग्राउंड बना रहे हैं। अब आपने जब लॉग लिया तो -3 उतर जाएगा नीचे, तो -3 log of 1.18 gives us the value of x। Now the question is log of 1.18 की वैल्यू क्या होती है? वो जिसको याद होगी उसके लिए काम आसान, जिसको नहीं होगी उसके लिए दिक्कत। सर log of 1.18 की वैल्यू आती है 0.0719, तो -3 इंटू 0.0719 would give us the value of x। अब यहां पे आपने चीजों को मल्टीप्लाई किया, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 7 7 9 तो सॉरी 9 3 27, 7 यहां 2 ऊपर, 3 1 3 4 5, देन 3 7 21, तो 1 यहां पे और ये आ जाएगा, तो प्रोबेबली माइनस ऑफ 0.2157 आ रहा है। ठीक है, इतना ही है जी सर। एक बार दोबारा देख लो, 9 3 27, 7 है तो ऊपर, 3 1 3 4 5, हाँ जी, लेकिन ये तो x की वैल्यू आई। अब अगर मुझे फर्दर इसको लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपने लॉग यहां लिया या नहीं लिया? सॉरी शक्तिमान, इसको अपन ठीक कर ले 2 मिनट में। तो जैसे ही हमने यहां पे लॉग लिया, यहां पे आ जाएगा log x, यहां पे भी आ जाएगा log ऑफ x, और लास्ट वाले में भी आ जाएगा log ऑफ x। अब जैसे मैंने log x लिया, उल्टा जब हम करेंगे इसको, मतलब हम जब एंटी लॉग को इंट्रोड्यूस करेंगे तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए वो एक कार्य हमें यहां पे करना है, तो हम बोलेंगे भैया एंटी लॉग ऑफ किसका? सर एंटी लॉग ऑफ माइनस के साथ यहां पे जो है अपना माइनस ऑफ 0.2157 इज इक्वल टू x। अब अगर एंटी लॉग में नेगेटिव आ जाए तो उसकी समस्या का समाधान है? बिल्कुल है सर। क्या समाधान है भैया? सर वही जो हम अब तक करते आए हैं बढ़िया से। क्या करोगे आप? 1 में से इस वैल्यू को माइनस करोगे और आगे लगा दोगे 1 बार, है ना? तो आप इसको लिखोगे एंटी लॉग ऑफ कितना? तो सर ये हो गया एंटी लॉग ऑफ, यहां लगाया आपने 1 बार। अब 1 में से इसको माइनस करो लगभग, मतलब आप कह रहे हो 1.0 से माइनस करने वाली बात हो गई। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, तो 1 बार 0.7843 ये हमें अब निकालना है, तब हमें x मिलेगा और तब कहीं जाके हम अपने आंसर के कुछ करीब पहुंच पाएंगे। ठीक है, मेहनत बहुत सारी है लेकिन करना तो है भी है, क्योंकि बिना मेहनत के तो किसी को फल नहीं मिलता। आप और मैं क्या चीज है। चलिए, तो x की वैल्यू मिल रही है यहां पे मोटा माटी मुझे कितनी? तो सर x मुझे फाइनली यहां से मिल रहा है 0. अगर मैं एंटी लॉग के टेबल से निकालू वैल्यू तो 0.6085 है ना। तो आपने लिखा 0.6085 इज द वैल्यू ऑफ x। इतना क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब इस वैल्यू को हम वहां रखेंगे जहां से हमने शुरू किया था पूरा मामला। तो चलिए एक अपन लाइन खींच देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम बोलेंगे यहां पे कि नाउ p इज इक्वल्स टू कितना था सर? 18,000 डिवाइड बाय 0.18। बिल्कुल आप भी वही सोच रहे हैं कि भैया यहां तो कैंसिल हो जाएगा आराम से, उसको भी अपन करेंगे। और यहां आपने कर दिया 1 माइनस, अब देखो x का नाम हमने इस पूरे को दिया था, तो ये पूरे की जगह x की वैल्यू आएगा, दैट इज 0.6085 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे और साथ ही साथ बाकियों को भी एडजस्ट करेंगे। तो प्रोबेबली यहां पे मैं थोड़ी जगह बना के लिखता हूं कि p इज इक्वल्स टू 18,000 इंटू अपॉन 18 कर दिया मैंने। चलिए, तो मतलब नीचे वाले से डेसिमल 2 प्लेस से शिफ्ट हुआ तो ऊपर आ जाएगा इंटू 100 और यहां आ जाएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट विच वुड बी रफली कितना? तो सर यहां पे आ जाएगा 0.3915, राइट है ना जी सर। तो 1 में से इसको माइनस किया तो ये आया 0.3915। अब एक जो बेसिक चीज यहां पे होगी वो ये कि 18 से ये कैंसिल होके आपको मिल गया 1000। तो आपके p की वैल्यू बस ये मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगी, विच वुड बी रफली हाउ मच? तो सर पहली बात तो ये जो होंगे इसके 3 डेसिमल तो 391.5 हो जाएगा, उसमें 100 कर देंगे तो p की वैल्यू जो मिलेगी तो आप लिखोगे यहाँ पे देयरफॉर p इज इक्वल्स टू 39,150 यानी 39,150 रुपए। अब आपको अगर एनपीवी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर एनपीवी जो हमारी आएगी वो आएगी इन दोनों के प्रेजेंट वैल्यू का
सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आप देख लो, इसको पीवी लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो आप लिखोगे एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, राइट? यही करना था ना हमें। तो इन दोनों का जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो एनपीवी आपका आएगा, यार अदर इनफ्लो पहले आएगा, आउटफ्लो बाद में, क्योंकि भैया पैसा आना जरूरी है, जा रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर आना भी जरूरी। तो इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आउट एफ लिख दिया मैंने शॉर्ट में क्योंकि जगह कम है। तो यहां पे था भैया एनपीवी के लिए इनफ्लो आया था 39,150 रुपए का, आउटफ्लो हो गया मेरा कितना, आउटफ्लो हो गया 50,000 रुपए का। अब आप दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रफली आपके पास एनपीवी आएगी, पहली बात तो नेगेटिव में, ठीक है, और माइनस करने पे कितनी आएगी, तो वो जाएगी 10,850 रुपए, क्योंकि देखो 39,000 में 850 जोड़ दोगे तो वो 40 हो जाएगा, 40 और 50 में गैप होगा 10,000 का, तो 850 और 10 हो गया 10,850, माइनस साइन में लगा दिया, क्योंकि भैया ये एनपीवी कैसी जा रही है, नेगेटिव, मतलब आपको मशीन परचेस करनी है कि नहीं करनी है, खुद सोचो। इनफ्लो हो रहा है 40,000 का, आउटफ्लो हो रहा है 50,000 का, मतलब पैसा जो आ रहा है मशीन लगाने से वो 40,000 है, और मशीन खरीदने में जा रहा है 50,000 रुपए, तो फिर कुछ फायदा है क्या? नहीं सर। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, कंपनी शुड नॉट परचेस। तो ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे नो परचेस, मतलब परचेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नो परचेज। आप कैसे लिखोगे, आप पूरा प्रॉपर मेंशन करोगे कि द मशीन शुड नॉट बी परचेज अकॉर्डिंग टू द एनपीवी एनालिसिस, क्योंकि 10,850 रुपए का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है कंपनी को। अब इसके बाद भी अगर आप खरीदना चाहें तो फिर कोई क्या ही बोलेगा। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, क्योंकि वो जरूरी है। उसके बाद हम अगर यहां पे स्क्रीन क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो अगले सवाल का रुख करेंगे। एग्जाम्पल 6 देखो आपसे क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितना रिक्वायर्ड है, तो वो रिक्वायर्ड है भैया 2.5 लाख रुपए, यानी 2,50,000 रुपए, ठीक है। एंड वो हर एक ईयर में अलग अलग कैश फ्लो जनरेट करेगा, ये आपको यहाँ पे दिया है कि देखो ईयर 1 में इतना होगा, ईयर 2 में 1,20,000 के आसपास होगा, और ईयर 3 में 1.5 लाख के आसपास होगा, ठीक है। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ द डिस्काउंट रेट इज 12%, यदि 12% का डिस्काउंट रेट है तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। चलिए सबसे पहले यहां पे हम क्या हाईलाइट करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है भैया, तो सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है यहां पे आपकी कितनी, तो सर वो है ₹2,50,000 रुपीस, है ना। चलिए 2,50,000 रुपीस आपका कैश आउटफ्लो होगा अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे। ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्ट तो अभी करना पड़ेगा, तभी तो बाद में कैश होगा, आपका इनफ्लो होगा, वरना बिना इन्वेस्ट करे पहले कैसे आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पे आ जाओ आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर, यहां पे आप बोलोगे कि नाउ ईयर वाइज प्रेजेंट वैल्यू, ईयर वाइज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो का तो अपना हो गया भैया क्लियर एक ही बार में। कैश इनफ्लो इज एज फॉलोज। चलो अब इसकी बात जरा अपन कर लें कि कैश का जो इनफ्लो होगा उसकी ईयर वाइज प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो देखो, तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर प्रेजेंट वैल्यू 1 यानी पहले ईयर की, तो पहले ईयर में आपको कितना इनफ्लो बोला गया है एक्सपेक्टेड कि भैया 98,000 रुपीज है। डिस्काउंट रेट उन्होंने बोला है 12%, तो फॉर्मूला के हिसाब से जो भी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है डिवाइड बाय 1 प्लस आई, क्योंकि आई की वैल्यू है 12%, तो यहां पे आप लिख दोगे कि आई इज इक्वल्स टू 12/100, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगी कितना 0.12। अब इनको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलना चाहिए रुपीस, एक काम करते हैं अपन नीचे लिख देते हैं वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे कि PV1 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 87,500। तो एक साल बाद आप जो 98,000 कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 87,500,
ठीक है, ये ऐसे समझें कि वो सामान जो आज के जमाने में 87,500 में आ जाता है, वो क्योंकि आने वाले एक साल के बाद इन्फ्लेशन लगेगा तो 98,000 का मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें 98,000 रुपए मिलेंगे एक साल बाद, तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि भैया प्रेजेंट वैल्यू कितनी चल रही है। ठीक है, चलो अब यहां पे हमने एक काम किया, थोड़ा सा पार्टीशन बनाया, क्योंकि हमारा पहला साल यहां पे हो गया है खत्म, जगह थोड़ी कम है। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड ईयर की ओर। अब सेकेंड ईयर में जो आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है उसकी अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू 2 निकलेगी वहां से, दैट इज 1,12,000, 1,20,000, 1,20,000 है। और ये डिवाइड होगा किससे, तो ये डिवाइड होगा 1.12 की पावर 2 से। तो उसके हिसाब से सेकेंड प्रेजेंट वैल्यू यानी सेकेंड ईयर में जो आपका इनफ्लो होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी लगभग, तो सर ये डिवाइड करके जब आप निकालोगे तो ये आएगी रुपीस, भैया रुपीस के साइन जहां जहां आपको याद हो वहां लगा देना, 95,663.25 लिख लो, एक काम करो, है ना, मोटा माटी राउंड फिगर करके। ठीक है, तो ये आपने यहां पे भी लगा दिया रुपीस का साइन। अब होगा ये सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड ईयर की भी प्रेजेंट वैल्यू, या थर्ड ईयर में जो इनफ्लो होगा 1,50,000 रुपए का, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जानी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.12, अब की बार पावर हो जाएगी 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा लगभग, तो सर इसको जब हम निकालेंगे तो हमारी थर्ड वाली प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1,06,767 के आसपास। तो आप लिखोगे 1 रुपीस 1,06,767 इतनी। ठीक है, तो 1,06,767 के आसपास आएगी हमारी थर्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो अब आप यहां पे निकालेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, या आप ऐसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो अब आप यहां पे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये कैसे निकलेगी, तो ये प्रोबेबली तीनों वैल्यूज को ऐड करके निकलेगी, है ना। तो आप जब तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो रुपीस 87,500, तो आप लिखोगे 87,500 प्लस 95,663.25। ठीक है, प्लस जो तीसरी वाली है विच इज 1,06,767 के आसपास। ठीक है, इन पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा इनके एडिशन पे वो हो जाएगी आपकी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगी जोड़ जाड़ के, अगर आप इनको ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से आएगी कुछ 2,89,000 के आसपास। एक बार ऐड करो तो देखो सर, 7 और 3 10 हो गया, 6 और 6 12, 1 13, तो आपको चीजों को ऐड करना है, तो प्रोबेबली वो आएगा 2,89,930.25 रुपीस के आसपास। देखना इतना ही आ रहा है क्या, ऐड करो तो 0.25 लास्ट में है ही, तो उसको अपन रख लेते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे आपका इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है ना, तो मतलब जितना पैसा आपने लगाया उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, तो प्रोबेबली ये इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो एनपीवी यहां पे हम निकालेंगे, तो आप यहां पे निकालोगे कि एनपीवी वुड बी इक्वल्स टू 2,89,930.25 माइनस 2,50,000 करने पे हमें हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। चलिए, तो एनपीवी निकालने के लिए ये सब्ट्रैक्शन आपको करना है। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं सर, ये तो आराम से हो जाएगा। अब 2 से 2 गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, बस उतना ही था। बाकी 39,930 रुपए 0.25 आपका यहां पे रिटर्न आपके पास आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मतलब आप क्या कहोगे, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी मिल गई इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ये अपन ने इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके बता दिया। अब आपको ये तो नहीं पूछा इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, ये आपको जवाब नहीं देना है, तो आप इतना करके छोड़ सकते हो। यहां पे आप लोगे एक ब्रेक, इन सेंस मतलब हमारा सेशन हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लीजिए ये भैया, जो कि जरूरी है ना। तो ये हो गया अपना आंसर, अपन ने किया स्क्रीन को क्लियर, एंड प्रोबेबली वी मूव टू द एंड ऑफ द सेशन। अब सेशन एंड करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जरूरी है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको भी पता है कि हमारे चैनल पे आपके पास लगभग 10 मिलियन से, इनफैक्ट अब तो 11 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो ये जो 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं,
इसमें अगर आपने अपना कंट्रीब्यूशन मतलब अगर आपने खुद सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एस्पेक्ट है वो ये हो जाता है कि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कब किस टीचर ने किस सेशन को पढ़ाया है और आपको कैसे उस सेशन को एक्सेस करना है और आप इजीली सारे सेशंस को पढ़ पाएंगे, उनसे कुछ सीख पाएंगे और अपना आगे बढ़ पाएंगे पढ़ाई में। देन हमारे सेशन पे हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको 40,000 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे। अब इतने सारे वीडियोस का कलेक्शन होने की वजह से बहुत बार हमारे विद्यार्थी अपने काम के लेक्चर्स तक, अपने काम के सेशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, ना स्टूडेंट्स का है ना चैनल का है, बिकॉज हमारा सिंगल प्लेटफॉर्म है ताकि हम चाहते हैं कि रिपीटेशन ना हो, चीजें कंफ्यूज ना हो। तो उसी सिंगल प्लेटफॉर्म पे यदि चीजें सही से नहीं होंगी तो फिर दिक्कत बढ़ती है। इसीलिए हमने आपके लिए बेस्ट इसका सॉल्यूशन बनाया है, विच इज योर वेबसाइट एंड ऐप, जहां पे हमने स्ट्रीम वाइज आपका क्लासिफिकेशन कर दिया। अगर मैं 11-12 की बात करूं और अगर हम जूनियर क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर भी आपका सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो यहां पे आप एक बार इनको यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन की मदद से आप सीधे अपने काम के लेक्चर्स तक पहुंच जाते हैं, अपने फेवरेट टीचर से पढ़ पाते हैं विदाउट मच ऑफ अ एफर्ट। ना आपका टाइम ज्यादा लगता है, ना आपके एफर्ट ज्यादा लगते हैं और आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पे लगा पाते हैं। एंड यस, अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसका एक सरल रास्ता है भैया। एक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक, वहां से ले सकते हो। दूसरा सरल रास्ता है वेबसाइट और ऐप पे बना हुआ ये टैब, जिसपे आप जैसे ही क्लिक करते हैं सीधे हमारे नोट्स एंड बुक्स वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां से नोट्स एंड बुक्स को प्रोक्योर करना बहुत ही आसान है, एकदम हसल फ्री प्रोसेस है। हमारे सारे वर्टिकल, सारे कोर्सेज आपको रेगुलरली हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप बस पूरी शिद्दत लगन मेहनत से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आवे और आप भी इन बच्चों जैसे मुस्कुराते हुए हमारी वेबसाइट और ऐप पे फीचर हो सके। यहां आप मुस्कुराएंगे, वहां आपका परिवार मुस्कुराएगा, हम गौरवान्वित फील करेंगे और बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा, है कि नहीं। चलो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखें। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।